बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। सबसे पहले एक दिलचस्प खबर है, या रिसर्च कह लीजिए, बिल्लियाँ मर्दों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। आपको पता? मोहब्बत तो मैं नहीं मान सकती। चले म्याऊं म्याऊं करती हैं, ये मान लीजिए। और आपने कभी गौर किया होगा, बिल्ली खामोशी से आपको घूरती है और अचानक जोर से म्याऊं कर देती है, लेकिन औरतों के मुकाबले में ये मर्दों को ज़्यादा जोर से करती है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह फिर आप समझ सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन भी मर्दों से नालां ही रहती हैं, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि बिल्लियाँ भी मर्दों से नाला नज़र क्यों होती हैं। हाँ। अब साइंस ने इस राज से एक पर्दा उठाया है। तुर्किया की अंकारा यूनिवर्सिटी की ताज़ा तहकीक जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई है, जिसके मुताबिक अभी बताया जा रहा है कि जो बिल्लियों का इजहार मोहब्बत है या मोहब्बत का मुतालबा है वो सबके लिए यकसा नहीं है। हैरतअंगेज़ तौर पर बिल्लियों के बारे में ये कहा जाता है कि औरतों के मुकाबले में वो मर्दों के साथ ज़्यादा बातूनी साबित हुई हैं, मतलब मर्दों के साथ ज़्यादा खेलती हैं। हाँ। मोहब्बत का इजहार करती हैं, म्याऊं म्याऊं नहीं सिर्फ करती, अपनायत का एहसास होता है, कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करती हैं। तो ये चीज़ आप मान लीजिए। आप चाह ये रही थी कि ऐसा ना हो, लेकिन तहकीक ने साबित कर दिया इशाल। और यही इंकशाफ पालतू जानवरों के शौकीन अफराद के लिए एक नई बहस छेड़ चुका है, जो बहस हम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस वक्त यही डिबेट चल रही है और माहिरीन ने 31 घरेलू बिल्लियाँ और उनके मालिकान थे, उनके रवैयों का तफसीली जायज़ा लिया है, रिसर्च किया, उनको ऑब्जर्व किया है। और जब बिल्लियाँ अपने मालिक से मिलती हैं तो इब्तदाई 100 सेकेंड्स में उनके रवैयों को रिकॉर्ड भी किया गया है। जो नताइज हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि बिल्लियाँ भी बहुत बेवफा निकली, मतलब मर्दों के साथ मोहब्बत का इजहार समझ तो मर्दों से ही करना है उन्होंने। क्योंकि आप देखें, अगर आप देखें तो ख़वातीन जो है वो ज़्यादा लगाव रखती हैं, मोहब्बत का ज़्यादा इजहार करती हैं बिल्लियों के साथ। उनकी केयर, उनकी लुक आफ्टर ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, क्योंकि मर्दों ने तो सुबह गए शाम को घर आना है, और फिर बिल्लियों ने अगर मोहब्बत का इजहार करना है बजाय इसके ख़वातीन के। तो मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ बिल्लियों से, क्योंकि ये थोड़ा सा मुबालगा राय से काम ले रही है। इनको इजहार एक रिसर्च थी, उम्मीद करते हैं अगली रिसर्च में आपके हक में, ख़वातीन के हक में फैसला आएगा। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप 5 स्टोरीज की बात कर लेते हैं नाज़रीन, जिसमें एक ज़बरदस्त धमाकेदार खबर सामने आई। क्योंकि मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फिजाया के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए मुस्तकिल डरावना ख्वाब बन चुकी है। आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है जनाब? ऐसा इसलिए है कि बरतानवी जरीदा है एरो की, जिसकी तरफ से मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान गिराए गए जो 4 राफेल थे, जो कि पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा था, पूरी दुनिया भी सवाल कर रही थी भारत से कि भाई जवाब दीजिए। अब उन तैयारों के टेल नंबर्स सामने ले आया है ये बरतानवी जरीदा, और एक और सबूत भी, एक और तस्दीक, एक और मोहर भी सब्त हो चुकी है पाकिस्तान के दावे पर और इस हकीकत पर कि इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल समेत 8 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की भोंडी बीच वाले का मुल्ज़िम इंडियन शहरी है, भारतीय पुलिस की तस्दीक। इस हवाले से आपको बताएंगे कि जिसका इल्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की जानिब से नहीं बल्कि भारत की जानिब से और इजरायली हुकाम की जानिब से लगाया जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर, अब ये साबित हो चुका कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से है, और ये बात साबित हो चुकी है। इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और फिर बात करेंगे हम इज्जत पर समझौता, तशद्दुद पर समझौता, हक तलफी पर समझौता आखिर कब तक होता रहेगा? सद-ए-बाप क्या है? तरबियत में क्या तब्दीली लानी होगी? वालिदैन को रियासत की जिम्मेदारी क्या है? और फिर हमारे माशरे का किरदार क्या है इन समझौतों में, और इन रिलेशंस को पहले से ज़्यादा मजबूत और ख़ूबसूरत किस तरह से बनाया जा सकता है? माहिरीन की आरा शामिल करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे सर्दियां क्या आईं, हर तरफ खांसी शुरू, खुश खांसी, नज़ले से जान कैसे छुड़ाएं? इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। बच्चे इससे बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, बुजुर्ग बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से अपने बड़ों को, बच्चों को इससे महफूज रखा जा सकता है? माहिरीन क्या इस हवाले से कहते हैं, इस बारे में भी उनकी राय लेंगे। और फिर बात होगी आखिर में अंडर 19 एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 70 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये सारी खबरें, ये सारे अहम इशूज़ आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहली जो धमाकेदार खबर है वो मार्का हक से जुड़ी है। पाकिस्तान तो पहले ही बता चुका था सबूतों के साथ, और जिस वक्त ये हुआ था साथ साथ पूरी टाइमलाइन मीडिया को आगाह किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। अब पूरी दुनिया के साथ साथ बरतानवी जरीदा भी
वही क्लेम सामने ले आया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान से जंग के दौरान गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के नंबर भी अब सामने आ गए हैं और बरतानवी जरीदे की तहकीक के मुताबिक मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो होने वाली जंग थी, 52 मिनट की ये फजाई जंग, जिसमें भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे गिराए गए हैं। अब उनके तबाहशुदा तैयारों के नंबर हैं PS BS 021 001 और 022। ये वो तमाम तैयारे हैं, 027 भी इसमें शामिल है, जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया। तो हमारे साथ एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं आप। आपको वेलकम टू शो कहेंगे और आप ही से जानेंगे कि पाकिस्तान की बर्तरी तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया पूरी भी मान रही है, लेकिन भारत नहीं मान रहा। अब जो हम देख रहे हैं बरतानवी जरीदे की जानिब से इंकिशाफात किए गए हैं, उन जो राफेल गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, उनके नंबर्स भी नशर कर दिए गए हैं। अब क्या भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा इशारे करके उन्हें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके वो कहते हैं ना कि मैं ना मानूं की रट, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब समझते हैं भारत को समझ आएगी या भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? जी बहुत शुक्रिया इशाल और जुनेद, आपका आपने इनवाइट किया। देखिए, अब यूनाइटेड किंग और उन्होंने जो डाटा दिया है और 4 जहाज़ों की टेल नंबर दिए हैं, ये तो मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से मेरे पास हैं और मैं बड़ी दफ़ा चैनल्स पे चैलेंज किया कि मैं टेल नंबर्स बता देता हूँ, जहाज़ों को इकट्ठा उड़ता दिखा दें, पेंट अगर किसी और जहाज़ को ना पेंट करें, लेकिन ओरिजिनल आप टेल नंबर 4 को इकट्ठा उड़ता दिखा दें कि नहीं पाकिस्तान गलत कह रहा है। लेकिन कहीं हिम्मत नहीं हुई, कोई स्टिल पिक्चर तक आज तक नहीं आई। इंडिया के अगर हमारी जो पोजीशन थी 2019 में, आपको याद होगा जब अभिनंदन का जहाज हमने शूट किया था, तो इंडिया ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने F-16 मार गिराया। तो हमने अमेरिकन और जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर थे उनको बुलाकर पूरे जहाज गिनवा दिए थे। तो इंडिया को यही कर लेना चाहिए था इतने अरसे में, मेरा ख्याल है, ताकि सारा कुछ रिवर्स हो जाता, उनकी साख बहाल होती, और हम अगर वो हमें डिसक्रेडिट करना चाहते थे तो इस तरह किया जा सकता था। एक इंतहाई खामोशी, और आपने नोट किया होगा उनके एयरफोर्स चीफ आते हैं, मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो 9 अगस्त को आके कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज मारे हैं। मैं हैरान ये था कि 90 दिन गुजरने के बाद एक एयरफोर्स चीफ जो दुनिया की 4-5वें नंबर पर एयरफोर्स है दुनिया की, उनको अभी तक ये नहीं पता था, 3 महीने में ये कैलकुलेशन नहीं कर सके कि ये 4 या 5 थे या 5 या 6 थे, पहली बात। फिर एक और 90 दिन, कुछ 60-70 दिन और 90 दिन गुजरने के ऐड कर लें, फिर कहा गया कि हमने 10-12 मारे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट और AW जहाज भी हो सकता है, F-16 भी हो सकता है। यानी उनको 5 महीने तक तो यही नहीं पता था कि ये 10-12 हैं, ये 5-6 हैं। अच्छा, उसको भी हैरान कुन आप दोनों को मैं गुजारिश है आपके व्यूअर्स को करता चलूँ कि उन्होंने फिर कहा कि S-400 ने मारे हैं। तो कोई दुनिया की जो एयरफोर्स जिसके पास 1000 तकरीबन फाइटर जहाज है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तो आपके सारे जहाज अगर मैं अज्यूम कर लूं कि S-400 ने मारे थे, तो आपके 1000 जहाज आपने किस लिए खरीदे थे? आपको S-400 और खरीद लेने चाहिए थे बहुत सारे, ताकि आप जहाज मारते रहें। तो इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट था, इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट था। दूसरी तरफ देखिए, पाक फजाइया के जो नुमाइंदे थे एयर वाइस मार्शल साहब, वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 8 मई को। उसके बाद आपको कोई नज़र नहीं आया मीडिया पर पाक फजाइया की तरफ से। मुझ जैसे जो PF के साबिक अफसरान हैं वो आकर बात करते हैं, अपने सबूत देते हैं अपने नॉलेज के, ग्रेसफुल साइलेंस कहते हैं इसको, कि आपने कर दिया उसके बाद आप दोदा नहीं पीट रहे। उधर एक नॉइजी किस्म का बयानिया है, शोर शराबे वाला, जो आ रहे हैं लेकिन लोग इनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। 2 दफ़ा जो इंडियन मीडिया के सरबरा आए मीडिया पर, तो मैंने इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो किया बहुत तेजी से कि जरूर दुनिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाया होगा, टिकर चल रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, लेकिन किसी ने वैल्यू नहीं किया था। बिल्कुल, ये तो इससे आपको लगता है कि हमें सिंपैथी का इजहार करना चाहिए AP सिंह के साथ, इंडियन एयर चीफ के साथ, क्योंकि जिस दबाव में उन्हें पाकिस्तान के सामने धकेला गया और जिस तरह का सरप्राइज़ पाकिस्तान ने दिया, वो तो शायद सोच भी नहीं सकते थे। और जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है वो उनको ख्वाबों में भी शायद डराता होगा और अगले कई सालों तक डराता रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि वो बेबस हैं और उन्हें ज़बरदस्ती उनकी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के सामने बार बार धकेला जाता है? लेकिन अभी जो इस वक्त करंटली कंडीशन है, जो एक सबकत पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर चुका है, अपने बनाए हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हो या फिर J-10C के जरिए जो हमने कर दिखाया, फिर कान के अंदर पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है। PFX की खबर जो आपने दी है वो तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी कौम के लिए। तो ये जो सबकत है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कितनी पीछे जा चुकी है इंडियन फोर्स, और क्या दोबारा ये जुर्रत कर पाएंगे पाकिस्तान का सामना करने की?
देखिए जुनैद, मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, और मैं जुलाई अगस्त में अमेरिका और कनाडा में था कुछ टॉक्स के लिए, और वहाँ पे एक इंडियन जर्नलिस्ट ओरिजिन के थे जो सिख थे बुनियादी तौर पर, लेकिन कैनेडियन थे। उन्होंने मेरे से यही पूछा था, ये बिल्कुल यही सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि आया हमारी एयरफोर्स इतनी बुरी है और आपकी एयरफोर्स इतनी अच्छी है? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था, मैंने कहा मैं इंडियन एयरफोर्स को बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स गिनता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता उनसे गलतियाँ नहीं हुई। उनसे गलतियाँ हुई हैं, ग्रेसफुल एग्जिट प्लान करें इसके लिए। ग्रेसफुल एग्जिट यही था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, कि हम फाइटर पायलट्स को मुश्किल सूरत हाल में एक एग्जिट स्ट्रैटेजी अपने हाथ में रखते हैं हम लोग। तो मैंने उनसे कहा ये इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान करे ताकि और एम्बैरेसमेंट ना हो। अब 6 महीने में आपने देखा एम्बैरेसमेंट ऐड हो रही है, कभी एक की वजह से एक सोर्स से, कभी दूसरे सोर्स से, कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो चले 60 दफा कह ही रहे हैं। तो ये अब जो आपके सवाल था कि हमारा जो JF-17 थंडर है, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जुनैद, जो आपने सवाल किया, JF-17 थंडर, जब भी दुनिया एक जहाज खरीदती है, हमारा अब रिकग्नाइज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जब एक फाइटर जहाज कोई भी एयरफोर्स खरीदती है तो नंबर 1 उसके अंदर ये देखती है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, यानी इंजन कैसा है, टर्निंग कैसी है। नंबर 2 वो देखती है कि आया ये सोर्स क्रेडिबल रहेगा, यानी हम फाइटर जहाज खरीद लें, कर को हमारे स्पेयर पार्ट्स ना हमें मिले। नंबर 2। नंबर 3 चीज ये देखती है कि इस जहाज ने अगर कोई कॉम्बैट या जंग में हिस्सा लिया तो क्या परफॉर्मेंस रही है। तो हम तो तीनों चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया से भी उनके जो तेजस जहाज है, जो उनके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ दुबई वाला, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारा जहाज रिलायबल है, हमारा कॉम्बैट प्रूवन और बैटल टेस्टेड जहाज है। तो आने वाले वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया सारी हमें अब इंगेज कर रही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने पोजीशन अपनी अर्न की है। खालिद चिश्ती साहब, हमने जंग के दौरान देखा कि सैटेलाइट की वीडियोस जारी की गई, पिक्चर्स जारी की गई भारत की जानिब से, और बताया जा रहा था कि हमने लाहौर पोर्ट को भी नुकसान पहुंचाया है, फिर उसके बाद हमने फ्ला हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया है, इतने जहाज मार गिराए हैं। जो सैटेलाइट से वीडियोस और पिक्चर्स दिखाई जा रही थी और पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि कितना नुकसान पाकिस्तान का वो कर चुके हैं। अब तो क्योंकि पूरी दुनिया भी जान चुकी है कि जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ, फतह किसको हासिल हुई, लेकिन जो अपने ही अंदर इस वक्त भारत खिचड़ी मचा रहा था, पका रहा था, और जिस सबकत का वो इस वक्त दावेदार था, आप समझते हैं कि इसके बाद एक तो कलई खुल गई है वहाँ की एयर फोर्सेस की कि कितनी ही शानदार परफॉर्मेंस रख सकते हैं, या उनके पास अगर राफेल हो या फिर किसी भी आला क्वालिटी के ड्रोन्स क्यों ना मौजूद हों, आला टेक्नोलॉजी के, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इसके बाद अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान को साइडलाइन करने की बजाय भारत अब खुद होता चला जा रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी के अंदर हो या फिर उसकी ये जंग के अंदर जिस तरह से वो हारा है। तो आप समझते हैं कि इससे कुछ सबक सीख पाएगा भारत, या फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से वो बार बार अपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करता है कि वो अभी जारी है, फिर से कोई छेड़खानी पाकिस्तान के साथ करने की हिम्मत जिसारत कर सकता है, या फिर संभल जाएगा, अब सीख जाएगा? देखिए जुनैद ने पिछले सवाल में मुझसे पूछा कि ये क्योंकि इनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड था एक एजेंडा, या वॉर भी कह लें, तो अब दुनिया सारी पूछ रही है, हम नहीं सिर्फ पूछ रहे। देखिए बुनियादी तौर पर जब एक मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है, और ख़ास तौर पर इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी इकॉनमी कई गुना बड़ी है, तो दुनिया फिर और ख़ास तौर पर उस मुल्क के लोग ये पूछते हैं कि वॉर ट्रॉफी कहाँ है। यानी आपने जंग छेड़ी थी तो आपने तो ट्रॉफी लेकर आनी थी हमारे मुल्क में। एक इंडिया अपनी वर्ल्ड कप के 11 प्लेयर भेजता है ना, तो तब भी लैंडिंग पे पूछते हैं कि हमारी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कहाँ है। तो यहाँ आपने तकरीबन 85 जहाज भेजे, आपने ड्रोन्स भेजे, तो फिर आप दुनिया और खास तौर पे हिंदुस्तान के लोग नहीं पूछेंगे कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है। तो वॉर ट्रॉफी नहीं दिखा पा रहे क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। आने वाले वक्त, और ये पहली दफा बाय द वे हुआ है, इंडियन आर्म फोर्सेस बड़ी पॉलिटिकल रहती हैं, उनका पॉलिटिक्स में 78 साल में मैं कोई ताल्लुक नहीं देख पाता। ये पहली दफा एक ऐसा इन्फ्लुएंस किया गया, इसको एक ऑर्केस्ट्रेट किया गया जंग को बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा। जब पॉलिटिकल एजेंडा होगा तो फिर जाहिर है उसका रिजल्ट भी उसी तरह का ही होगा, यानी एम्बैरेसमेंट होगी, लोगों की कॉज जस्टिफाइड नहीं होगी, लोगों की मोटिवेशन इंस्पिरेशन सपोर्ट नहीं करेगी, और रिजल्ट यही है जो आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपसे बहुत से सवाल पूछने थे लेकिन आपको भी कहीं जाना है, वक्त की कमी है, तो इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में वो सवाल आपके सामने रखें। नाज़रीन, बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान का क्लेम जो कि 6 माह पहले आ चुका था। ये टेल नंबर्स पाकिस्तान की तरफ से दिए जा चुके थे, अब उसकी तस्दीक की है बरतानवी जरीदे की तरफ से और एयरवेक्स की तरफ से, और उन्होंने तस्दीक कर
कर दी है, मोहर सब्त कर दी है पाकिस्तान के दावे पर। और वो दावा या वो खबर जो कि डोनाल्ड ट्रंप 60 बार से ज़ायद बार दे चुके हैं और सुबकी का सामना हर रोज़ हम देखते हैं भारत को होता है, भाजपा सरकार को होता है, नरेंद्र मोदी को होता है। अब ये हकीकत अय्या है कि पाकिस्तान की तरफ से मार का सरंजाम दिया गया, मार का हक, उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। अगर आइंदा कोई जसारत करेगा भारत तो ऐसा या इससे ज़्यादा भयानक जवाब दिया जाए। अच्छा, वैसे लगता नहीं है कि आइंदा कोई जसारत करेगा, क्योंकि एक के बाद जिस तरह से मुंह की कहानी पड़ रही है। अब सिडनी वाकया ही क्यों ना देख लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बीच पर इतवार को होने वाला जो फायरिंग का वाकया था उसमें 16 अफराद हलाक हुए हैं, जिसमें एक हमलावर साजिद अकरम भी शामिल था। और भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम जो है तेलंगाना का शहर हैदराबाद है जहां का रिहायशी था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि भारत ने डायरेक्टली इल्ज़ाम पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया और दहशतगर्द का ताल्लुक भी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। लगता है तहकीकात का कोई रिवाज नहीं है भारत के। बिल्कुल, और ये मुसलसल हो रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भी इसी तर्ज का हमने एक प्रोपेगेंडा देखा, एक नफ़रत का बाजार गर्म करने की कोशिश की गई। और उससे पहले भी पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पहलगाम वाक़या हो, पठानकोट वाक़या हो, उड़ी हमला हो, जब भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई भारत में हो या भारत से बाहर हो, भारत की यही कोशिश होती है कि उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन इस बार बहुत ही ज़बरदस्त बैकलैश आया और बजाय इसके कि उसे वो पाकिस्तान का साबित करते, ख़ुद वो भारतीय शहरी निकला है उसका वालिद, और उसने भारतीय पासपोर्ट के ऊपर 28 नवंबर को ट्रैवल किया फिलिपाइन में अपने बेटे के हमरा। बेटे की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। अफसोसनाक वाक़या था नाज़रीन, जूइश कम्युनिटी को इसमें निशाना बनाया गया। लेकिन इसमें वाहिद जो पॉजिटिव पहलू था वो ये कि एक शामी नजाद ऑस्ट्रेलवी अहमद अल अहमद की तरफ से अपनी जान दाव पर लगाते हुए उस हमलावर को दबोचा गया। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इससे कुछ सबक हासिल होगा। ये जो बैकलैश आ रहा है, ये जो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं, ये जो ट्राइका हमने देखा, और इस ट्राइका के अंदर आपको पता है इशाल के 3 ममालिक थे, एक भारत था, एक इजराइल था और तीसरा उनको मदद देने वाला अफगानिस्तान भी था। तो ये क्या चाहते हैं हमसे और पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया जा रहा है? करंट रिटायर्ड आबिल लतीफ़ सिंधु साहब दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कल साहब आपको वेलकम किया गया पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो हम देख रहे हैं कि पहलगाम के ऊपर भी बगैर सोचे समझे पुलिस मौके पर पहुंचती नहीं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया जाता है और फिर कोई भी सबूत के बगैर पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया जाता है। वही रविश यहाँ पे भी अपनाने की कोशिश की गई कि फ़ौरन से पहले, इससे पहले कि ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, उसे पाकिस्तान से जोड़ा गया और फिर पता लगा कि वो तो भारतीय शहरी था। तो ये जो रविश है ये कब तक चलती रहेगी और दुनिया को नहीं चाहिए कि अब इनको संजीदा लेना छोड़ दें या इनको शटअप कॉल दी जाए किसी तरीके से? आप जब अभी बात कर रहे थे तो मुझे याद आया जिस दिन जब ये हमारा मार्का हक हो रहा था और जी, मैं आप ही के स्टूडियो में बैठा हुआ था और एक बहुत करीब हमारे मतलब ड्रोन भी गिरा था और बहुत यहाँ पे धमाके की आवाज़ आई। और उसके बाद जब वो 4 दिन के जो था कॉन्फ्लिक्ट वो ख़त्म हो गया, तब हम दोबारा बैठे हुए थे। मैंने आपसे कहा था कि ये जंग बंदी नहीं, ये सफ़ बंदी होगी। तो सफ़ बंदी ने क्लियर कर दिया कि आपका एनिमी कौन है, वही जिस आप ट्राइका की बात कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब वो जैसे ही वाक़या हुआ तो जेरूसलम पोस्ट ने फ़ौरन उसकी स्टोरी कर दी। जेरूसलम पोस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। फिर उसके साथ साथ जो अफ़गान नेशनल मीडिया था और जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर अगेन पाकिस्तान का नाम और वो सारा कुछ आना शुरू हो गया। आपने राइटली सो, जैसे आपने बहुत सारे पुलवामा, बालाकोट, इन सब की और सारे उसकी जब आपने जैसे मिसाल दी कि सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। ये बेसिकली ये अब तो देखें प्रूव हो गया कि ये उनकी स्टेट पॉलिसी है और उनकी जो स्टेट पॉलिसी है वो झूठ पे मबनी है। और जो स्टेट पॉलिसी है उसका एक पिनैकल या एक उसका पिलर ये है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट, एज ए पैरे स्टेट दुनिया में डिक्लेयर कराया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा से पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो विंडिकेट हो जाता है। इसी तरह 71, अब देखिए कल 16 दिसंबर था और जो डिबैकल ऑफ ढाका है अगेन, उसमें आप देखें तो इसी तरह की सारी चीज़ें थीं। और क्योंकि वो एक बीच में टेरिटोरियल बहुत डिस्टेंस था, हमें यहाँ पे पता नहीं चला, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे सो एक ही प्लेबुक है जिसको वो चाणक्य से ड्रॉ करते हैं। जो उनकी स्ट्रेटेजिक थॉट है वो इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान है खुदा न खास्ता वो उनको खटकती है, वो दुश्मनी है। ये पहले भी था, ये इवन कांग्रेस की गवर्नमेंट्स में भी था, लेकिन अब 2014 के बाद से तो ये उनकी स्टेट पॉलिसी बहुत मैनिफेस्टो के सामने आ रही है। तो वही हुआ जैसे आप कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा सारा और वो सारी चीज़ें, और उसके बावजूद वो कई दफ़ा एक्सपोज भी हुए
क्योंकि लेकिन अब वो पॉलिसी का हिस्सा है तो बार बार वो करने पे मजबूर हैं, बार बार करते हैं, बार बार रुस्वा होते हैं। कर्नल साहब, वो बार बार करते हैं, बार बार रुस्वा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज नहीं आते हैं। और जब इस तरह का आपका हमसाया हो जो कि ताक में बैठा हो कि कभी भी किसी भी वक्त वार किया जा सकता है और पाकिस्तान जो है उसके लिए हम वक्त तैयार तो है, लेकिन सकूत ढाका की आपने बात की, एक दफ़ा पहले पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई, अब फिर से वही कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत हो, या फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान को टारगेट किया जाता है, बलूचिस्तान के अवाम को भी अलग करने की एक कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर भी हमें हमेशा की तरह भारत ही मुलविस मिलता है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके अगेंस्ट? कहीं पर भी दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान को जोड़ दिया जाता है उसके साथ, कहीं पर भी पाकिस्तान के अंदर मामलात करने हो तो भी अफगानिस्तान को साथ मिलाकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जाती है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी इस हवाले से क्या होनी चाहिए? आप किस तरह से अपने इस तरह के हमसाये को जवाब देना हमें चाहिए? देखिए, आजकल की जितनी मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें टारगेट जो है वो सोल्जर नहीं है, उसमें जो टारगेट है वो एक आम आदमी है, एक आम शहरी है। और जिसको हम पहले हाइब्रिड वॉर कहते थे कि हाइब्रिड वॉर के थ्रू जो आपकी अपनी पॉपुलेशन है उसको मुतनफ़िर किया जाए, उसको हिस्ट्री के डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं वो बताई जाएं जो कि उसकी आइडियोलॉजी को इवेंचुअली किसी स्टेज पे जाके हिट करें, उसकी एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि जो उस नैरेटिविटी साइकिल में आके वो इतना कंफ्यूज हो जाए कि ओपिनियन लेस हो जाए। सो ये सारा कुछ, और इसको इट्स अ वेरी डेंजरस वॉर जिसको कॉग्निटिव वॉरफेयर कहते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो वॉरफेयर्स हैं, मैं पहले भी बात की, वो इस कॉग्निटिव वॉरफेयर के अंदर आती हैं। सो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने आप को, अपनी कौम को इस कॉग्निटिव वॉरफेयर से बचाना है जो इंडिया ने हमारे ऊपर इन्फ्यूज़ की हुई है। देखिए, जो इंसर्जेंसी कराने की कोशिश कर रहा है वो बलूचिस्तान में, उसके अंदर भी अगर आप नैरेटिव देखें तो यही नैरेटिव है। जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यंगस्टर्स हैं और जो आम आदमी है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह केपी में आप देखें तो वहाँ पे भी ये किया जा रहा है। आप अपना कंट्री, बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में देखें तो एक पॉलिटिकल डाइसेंशन फैलाने की कोशिश की जाती है। एक यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल एक्ट होता है या कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आती है, लेकिन 5000 6000 जो अकाउंट्स हैं या जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, जो पता नहीं कौन है, किसके नाम पे हैं, कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है, वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और एक बयानिया बने। बिल्कुल, और इसको अब यकीनी तौर पे दुनिया को या तो संजीदा लेने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको पता चल जाना चाहिए कि ये झूठ पर मबनी सारा एक नैरेटिव है जिसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली सिडनी इंसिडेंट की बात करते हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं जो बहुत से सवाल निशान पैदा कर रहे हैं। एक तो ये कि 20 से 25 मिनट तक बाप बेटा अंधाधुंध फायरिंग करते रहते हैं, मैगजीन चेंज करते रहते हैं। अनिश शाहिदीन की गुफ्तगू हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी। वो कहते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी उन्हें काउंटर ना करना, उनको रोकने की कोशिश ना करना, एक सिविलियन का अपनी जान दाव पर लगाकर उसे काबू कर लेना, उसमें वो कामयाब भी हो गया। तो ये क्या मामला है, इसकी समझ में नहीं आई। फिर अपने फैमिली से वो ये क्या कहेगा कि हम फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बात हजम होती है। तीसरा पहलू ये भी है कि फिलिपाइन अभी लास्ट मंथ नवंबर में उन्होंने विजिट किया, तो उसका मकसद क्या था? दाइश से कोई बाकायदा ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है या फिर किसी और मकसद के लिए गए? आपके पास कर्नल साहब इससे मुतल्लिक क्या है? देखिए, बेसिकली जो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी है जी, वो सबसे जो रिक्रूटमेंट करती है वो डायस्पोरा में करती है। यानी अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है तो जो उसका डायस्पोरा कहीं एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उनके ट्रेल्स, उनकी रूट्स नेटिव कंट्री में भी होते हैं। सो दे आर अ लिटिल ईजी टू मनूवर और उनको थोड़ा करना। अच्छा, अब ये जो फिलिपाइंस में डेफिनेटली दाइश, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी हायरार्की है या जो उसके आप कह लीजिए कि जो रंग्स हैं, आप उसके साथ एंगेज रहते हैं। तो वो हो सकता है कि वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लेने, अपने तजदीद है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बड़ा पॉजिटिव वर्ड है लेकिन बड़ा नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उस ब्रेन वॉश करने के लिए, टारगेट्स लेने के लिए। अच्छा, मैंने एक कोर्स ऑस्ट्रेलिया में किया जी, थोड़ा सा, जब मैं आर्मी में था तो आर्मी की तरफ से। तो बंडाई बीच जो है वो आजकल जो मौसम है, आजकल जो ये मंथ हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये फेस्टिवेशन के लोग, आइडियल वेदर होगा वहाँ पे जी, वहाँ पे वेदर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, वहाँ पे गर्मियाँ हैं क्योंकि हमारे से ऑपोजिट वेदर। और दिसंबर में सिडनी है वो पूरी दुनिया का टूरिज़म का सेंटर बन जाता है। आपको पता है वो जो न्यू ईयर नाइट पे भी जो ब्रिज है और वहाँ पे जी सिडनी हार्बर पे वो दुनिया का सबसे बड़ा फायरवर्क्स होता है। सो ये जो बहुत दिसंबर में आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया तो लोग आपको बहुत रिलैक्स मिलेंगे, एवरीबॉडी इज़ इन अ फेस्टिवेशन मूड। अच्छा, बॉन्डाई बीच के ऊपर जो उनका
पीछे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप देखें पीछे एक बिल्डिंग नज़र आती है जहाँ से लोग पकड़ रहे हैं उसको, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दो जो आर्म गार्ड्स होते हैं, लेकिन जो आगे पूरी बीच है वहाँ पे कोई भी आर्म गार्ड कोई नहीं होता, लेकिन लाइफ गार्ड्स और बोट्स और वो सारा कुछ होता है। ठीक है। सो वो उनका आना, और वो भी पिछली बिल्डिंग में होते हैं, तो आई थिंक उनके आने में वो टाइम लगा होगा 20-25 मिनट, 20-25 काफी टाइम। जी जी और वो मैगजीन चेंज करते रहे, लोग देखते रहे, इंतजार करते रहे कि अब कोई आए। और ये भी हो सकता है कि वो जो उस दिन आर्म गार्ड थे वहाँ पे उनके पास पता नहीं एमुनिशन था नहीं था, क्योंकि यूजुअली ऐसा वाक़या कभी वहाँ पे हुआ नहीं। वो बेसिकली तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए यूनिफॉर्म में होते हैं विद द बैटन। कर्नल साहब, इसके बाद अब क्या होगा? क्या भारत के लिए कुछ वीज़ों में सख्तियाँ, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियंस आबाद हैं, उनके हवाले से कुछ सख्त पॉलिसियाँ सामने आएंगी ऑस्ट्रेलियन हुकाम की जानिब से, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर तो हमेशा एक्शन लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ झूठा प्रोपेगेंडा करके भी जोड़ दिया जाए अगर दहशतगर्दी को, तो पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी जाती हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या उनके लिए सख्तियाँ लगा दी जाती हैं। तो क्या समझते हैं कि अब ये भारत के साथ भी होने जा रहा है? जी, मैं समझता हूँ जो इनका इंडियन डायस्पोरा है जी, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, चाइनीज़ डायस्पोरा के बाद ये ऑलमोस्ट बराबर हो गया, बल्कि शायद कुछ कंट्रीज़ में तो ज़्यादा हो गया। तो अब आई थिंक क्योंकि ऐसे वाक़यात अब यूरोप में भी हो रहे हैं, यानी एग्जैक्टली टेररिज्म से नहीं, लेकिन कुछ जो डेली लाइफ की डेलिंक्वेंसीज़ हैं, क्राइम्स हैं और नेटवर्क्स का हिस्सा होना, यूएसए में भी हो रहे हैं, कनाडा में भी हो रहे हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में बड़े एहतजाज हुआ है, लोग तंग आके कि इनकी जॉब्स हथियाई जा रही हैं, जॉब हथियाई जा रही हैं, तो अच्छे खासे लोग क्योंकि ये क्लिक बना लेते हैं, ये वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से फिर ये चीज़ों को मनूवर करते हैं। तो वो सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ ओपन है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से मनूवरिंग की तो इजाज़त नहीं है। इवन जॉब्स के लिए ये मनूवरिंग करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बना लो। और फिर आपने देखा कि जो इंडिया एज अ स्टेट, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में देखिए, यूके में देखिए, यूएस में देखिए, जो उन्होंने टारगेट किलिंग करवाई, उसके बाद भी डायस्पोरा जो है वो काफ़ी अंडर सर्वेलेंस है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये, और फिर बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं उनसे लिंक्ड होना, सारी चीज़ों से लिंक होना, फिर ये जैसे अब दाइश के साथ लिंक है, बाकी सारी चीज़ों के साथ, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो उसको प्रॉक्सी यूज़ करके इस पूरे रीजन को जो डिस्टेबलाइज़ करने की वो कोशिश कौन कर रहा है, वो भी सारे यही कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि अब जो इंडियन डायस्पोरा है वो अंडर सर्वेलेंस ज़रूर आएगा। अगर फ़ॉरेन, मैं ये नहीं कहता कि फ़ॉरेन उनको निकाल दिया जाएगा या कहाँ जाएंगे, या दे आर वेल इंट्रेंच्ड इनटू दोज सोसाइटीज़, लेकिन वो अंडर सर्वेलेंस ज़रूर आएंगे और इस पर कुछ ना कुछ इमिग्रेंट्स के ऊपर, एलियंस के ऊपर, और जो लोग वहाँ पे नेचुरलाइज हुए हुए हैं इनके ऊपर, स्पेशली इंडियन ओरिजिन के, अब इनके ऊपर कुछ पॉलिसी ज़रूर बनेंगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक बड़ा दहशतगर्दी का नाज़रीन ये वाक़या था, लेकिन उसके अंदर एक बार फिर से झूठ एक्सपोज हुआ है, नफ़रत और प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ है भारत का, गोदी मीडिया का, जो हमेशा की तरह वो करते हैं, लेकिन अब दुनिया देखने और समझने लग गई है कि ये उनकी चाल है, और अब मेरे ख्याल में उन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए इन झूठ पर मबनी खबरों को। बिल्कुल जी, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने सबसे पहले तहकीकात की है, उसके बाद प्रूफ के साथ भारत को बताया है कि जनाब इसका ताल्लुक आपके साथ है। अब आपको बताते हैं कि सिडनी के अंदर जो इस वक्त जहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया है, वहां पर ही बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स ने होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच के हवाले से एलामिया जारी कर दिया है, और सिडनी सिक्सर्स ने कहा है कि फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े के बाद मैच के मौके पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला है, और शायकीन क्रिकेट की हिफाजत के पेश नज़र सिक्योरिटी को इजाफी इक़दाम उसके सिक्योरिटी के हवाले से किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है नाज़रीन कि साहिल पर होने वाले जो वाक़या है इस पर मुतासरा अफराद से वो अफसोस का इजहार करते हैं। यकीनी तौर पर सिडनी हो या पूरा ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे अफसरदा हैं लोग और परेशान भी थे। इस सिलसिले में मैच से कबल खामोशी अख्तियार की जाएगी, और सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक मुतासरा अफराद की याद में खिलाड़ी बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांध कर अगला मैच खेलेंगे। तो हम भी यकीनी तौर पे उम्मीद करते हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा किए जा सकेंगे, और ख़ास तौर पे जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, ये टूल्स हैं, ये हैंडलर्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें पहचानने की और उन्हें शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। और अब बात कर लेते हैं हम सबके फेवरेट मार्गला हिल्स की, नेशनल पार्क और सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों की, जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो मकामी लोग हैं,
थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। घूमने फिरने तो जाते हैं लेकिन वहाँ के जो हुस्न है, कुदरती हुस्न है, उसको पामाल किया जाता है, गंदगी फैलाई जाती है। लेकिन इससे किस तरह से बचा जाए, उससे किस तरह से कुदरती हुस्न को महफूज किया जाए, एक ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान की जो कौमी हीरो भी हैं और उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर रखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इन सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियों को या इन जो ट्रैक्स हैं इनको खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए वो अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो खुद वहाँ पर जाते हैं और जो गार्बेज और कचरा आप वहाँ पर फेंक के आते हैं वो वहाँ से साफ़ करते हैं, उसको उठाते हैं ताकि उसकी खूबसूरती गहना ना जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मंसूर शहवानी, अवेयरनेस मैन के नाम से ये मशहूर हैं इस वक्त। और अगर आप गूगल पर भी अवेयरनेस मैन सर्च करेंगे तो ये आपको गूगल के ऊपर भी हर जगह पर नज़र आएंगे। तो वेलकम टू शो कहेंगे आपको मंसूर शहवानी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, हमारी अवेयरनेस को आगे फैलाने का एक और मौका दिया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आपको लाहौर कैसा लगा? इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत है और हम बहुत एडमायर करते हैं इस्लामाबाद को। लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर मुझे कितना साफ लगा? बहुत, वही कहने लगा था, बहुत ज़्यादा साफ लगा। बहुत, मुझे कचरा कहीं नज़र नहीं आया, बल्कि मैं ढूंढ रहा था। मैं यूबिया नेशनल पार्क गया ना फैमिली के साथ एंजॉय करने, तो वहाँ भी मैं कचरा उठाता रहा। तो इधर आके ना मैंने कहा ये कचरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा है। बहुत मुझे मज़ा आया लाहौर आके, मौसम भी अच्छा है। ये जो नहर है हमारी, हम बचपन में याद है इसमें नहाते थे, आम ले जाके और तरबूज ले जाके। अभी ठंड है, अब इंशाल्लाह गर्मियों में आऊँगा तो फिर नहाऊंगा यहाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जिस तरह से मारगला हिल्स को, उसके करीबी जो मलहका इलाके हैं उनको खूबसूरत रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए आप अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं। अब आप बता रहे थे कि लोगों के रवैयों में तब्दीली आ रही है, आप उस तरह से कचरा नहीं फेंकते जहाँ से आप शाहपुर भरकर लेकर आया करते थे, अब वहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा आपको वहाँ पर मिलता है। लोगों में किस तरह से तब्दीली ये, और कितना वक्त लगा आपको ये तब्दीली लाने में? देखिए, जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरा दिल इस बात पे दुखा था। मुझे एक वहाँ पे साहब मिले, वो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू लिव इन पाकिस्तान। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो ज़रा बाहर से आए थे पाकिस्तानी, कहते हैं कि जी जिधर खाओ फेंक दो। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा सर, आपकी पहचान पाकिस्तान है, ठीक है, आप पाकिस्तान की वजह से जिधर भी रह रहे हैं, जो कमा रहे हैं पाकिस्तान की वजह से कमा रहे हैं। उसके बाद मैंने ये मिशन अपना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने मुझे कहा तुम 1000 साल भी लगे रहोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं लोगों की बातें भी सुनी, तक रवैये मारे तक मैंने इसमें खाई, गालियाँ सुनी, लेकिन मैं लगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप ट्रेल्स पे जाएँ, पहले ये था कि 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में वो इतने बड़े बड़े बैग लेके आते थे। अब आप जाएँ, यकीन करें, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनको ट्रैश ही नहीं मिलता। बल्कि एक ग्रुप आया था, उन्होंने पता क्या किया, डस्टबिन से निकाल के फेंका और अपनी तस्वीरें बना के दोबारा डस्टबिन में डाल दिया। अच्छा। कि हमने क्लीन अप ड्राइव की है। हाँ। तो जब मुझे पता चला, मैं उनके पास गया, मैं कहा देखो आप अच्छा मैसेज दो, अब ये क्यों दिखा रहे हो कि इधर कचरा है, ठीक है, आप ये कहो कि हमें कचरा नहीं मिला। हाँ। हम सफाई करने आए थे, हमें नहीं, तो बड़ी खुशी होती है और ये बहुत ही पॉजिटिव आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। अच्छा, अभी आप बातों में आपने बताया कि मैंने तो शादी भी पहाड़ों से कर ली है, तो ये क्या मामला है? शादी करनी ही नहीं है, इतनी मोहब्बत हो गई है पहाड़ों से, या फिर आपको इतना वक्त नहीं मिलता क्योंकि बहरहाल एक जिम्मेदारी का काम है? और फिर जरिया आमदन क्या है? अगर सारा दिन आप इस कैंपेन में लगे रहते हैं तो कमाते कहाँ से हैं और फिर गुजारा किस तरह से होता है? देखिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरा बिजनेस सबका ही ख़त्म हो गया था, तो मैं डिप्रेशन में चला गया, बीपी हाई हो गया, इतनी दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे दी। अच्छा। तो मैंने मारगला का रुख किया उस टाइम। तो मारगला पे एक्सरसाइज की, हाइकिंग की। अब यकीन करें, मेरी कोई दवाई नहीं है, मेरे ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, कोई गोली नहीं है। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसको आगे लेके चलूँगा। और उसके बाद बाकी टाइम की भी आपकी बात है, मैं हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ मारगला में, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के और शाम को मगरिब तक। अच्छा। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि बस ये मारगला मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर लिया, मेरी शरीक हयात है, मैं उसी की तरह इसका ख्याल करूँगा और सारी ज़िंदगी मैं इसी को ठीक करने में लगा रहूँगा, लोगों को सिखाने में। अच्छा, ये भी बताएं मंसूर कि आप जाहिर है कि सारा टाइम अगर इसमें स्पेंड करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से? ये भी एक बड़ा हमारी ज़रूरत है, जाहिर है हमें कमाना है तो खाना है। तो फिर आपका रोज़गार क्या है ज़िंदगी का, कहाँ से कमा के खाते? देखिए, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो मैंने किया है, वर्किंग डेज में वो करता हूँ। बाकी ये है कि हफ्ता इतवार, वैसे वीकेंड होता है, मारगला में जाता हूँ, बीच में कोई स्कूल आ जाता है या यूनिवर्सिटी आ जाती है। अभी पता है पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं मेरे साथ हाइक करने के लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए। अभी झंग की यूनिवर्सिटी है, 50 गर्ल्स उनकी आई थी, मेरे साथ उन्होंने हाइक की, इन्वायरमेंट के ऊपर बातचीत हुई, तो बीच पे भी जाता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं हाइकिंग करता हूँ ना, आप भी जब हाइकिंग करें, नेचर में जाएं, प्योर ऑक्सीजन लें, आपको अल्लाह आइडियाज़ देता है, आपका दिमाग ऐसे खुल जाता है। मेरे जहन में नए से नए आइडियाज़ आते हैं बिजनेस करने के, मुख्तलिफ तरीकों के, और अल्लाह भी मदद कर दे कि मैं जानवरों के लिए
हकूक़ की बात करता हूँ, मैं दरख्तों की बात करता हूँ, वो भी जानदार हैं, ठीक है, नेचर पे बात करता हूँ, इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ दे। बिल्कुल, और अल्लाह ताला की देन ही है, सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तोहफे हैं इंसानों के लिए। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस्लामाबाद तो बहुत बार गए होंगे, लेकिन ट्रेल्स पे जाने का इत्तेफाक उनका नहीं हुआ होगा। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को ट्रेल से मुतल्लिक बताएगा कि मारगला हिल्स पर कुल कितनी ट्रेल्स हैं, सबसे मुश्किल, सबसे खूबसूरत ट्रेल कौन सी है, कितने घंटे लगते हैं उस तमाम ट्रेल को कवर करने में, और आखिर में यह भी बताएगा कि कौन कौन से जानवर आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, तो एहतियात क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 43,000 एकड़ के ऊपर है मारगला हिल्स नेशनल पार्क। इसमें 8 ट्रेल हैं, 8 1 से लेके 8 तक उनके मैंने उनकी कैटेगरी की हुई है। जो मुझे तो सारे ट्रेल अच्छे लगते हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि एक अच्छा है एक नहीं अच्छा, क्योंकि मैं जब डिफरेंट तरीके से जाता हूँ, किसी जगह पे दरख्त अच्छे हैं, किसी जगह पे आपको बर्ड्स अच्छे मिल जाएंगे, कि आपको बार्किंग डियर वहाँ पे मिल जाएगा, और कहीं आपको चश्मे भी मिलेंगे, चश्मे भी, आपको लेपर्ड भी मिल सकता है। अरे 8+ लेपर्ड हैं हमारे मारगला हिल्स नेशनल पार्क में। देखें वो अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। कभी आपने सुना कि इस्लामाबाद में लेपर्ड फिर रहा हो? सिर्फ अफवाह होती है, असल में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लेपर्ड एक कोई मखसूस ट्रेल है जहाँ पे लेपर्ड मिल सकते हैं, या किसी पे भी कहीं पे भी आ सकते ट्रेल जो 6 है उसको लेपर्ड प्रिजर्व जोन बनाया हुआ है ओके। हुकूमत ने, तो वहाँ पे लेपर्ड रहते हैं। मैं उधर जब जाता हूँ नाक से 2 किलोमीटर तक, तो लेपर्ड एक टेरिटरी मार्किंग करता है, मतलब ज़मीन को खोद के वहाँ अपना लीटर करता है, उसके बाद दरख्तों के ऊपर पंजों से निशानात लगाता है, तो हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे ये लेपर्ड की टेरिटरी है। उसका ये मकसद होता है कि कोई और लेपर्ड मेरी टेरिटरी में ना आए। ठीक। तो जो एक जो लेपर्ड है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर में अपना एक एरिया बना के रहता है। जब उस एरिया से बाहर जाता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। ओके, जब अपने एरिया में अटैकिंग भी हो सकता है। हाँ, जब अपने एरिया में होता है फिर बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है। और जहाँ पे लेपर्ड रह रहा हूँ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं पिछली इतवार की बात है, मैं सुबह ट्रेल 4 पे था, क्योंकि आज ट्रेल हमारा पत्थरों वाला है, पत्थर गर्म होते हैं धूप की वजह से, तो वहाँ पे कोबरा बैठा था, धूप सेक रहा था। ओके। उसको भी धूप की जरूरत होती है, सनबाथ तो मैं जी जैसे मैं आगे पहुंचा तो सामने उसने मुझे देखा, मेरे यहाँ सीने तक खड़ा हो गया। अच्छा, मैं बिल्कुल आराम से खड़ा रहा, तो मैंने कोशिश भी नहीं की कि मैं अपना मोबाइल निकाल के इसकी आपने मोबाइल से निकाल के बीन तो बजाने नहीं शुरू कर दी? नहीं। अच्छा। उसका तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल आराम से खड़े हो जाएं। मैं बिल्कुल यूँ खड़ा हो गया, उससे वो मुझे देखा है, मैंने कि उसको आंखों में नहीं देखा। अच्छा। वो 4-5 सेकंड खड़ा रहा, फिर उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। देखिए कोई भी जानवर आपको वाइल्ड में नजर आ जाए, लेपर्ड आ जाए, वाइल्ड बोर आ जाए, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकल है, सांप है, कुछ भी आ जाए, मंकीज आ जाए, आपने एक काम करना है, आपने यूँ करके भागना नहीं है। क्यों? अगर आप भागेंगे आप उसके लिए आसान शिकार है और वो आपको कमजोर समझ के हमला करेगा। आपने सिंपल खड़े हो जाना है। लेपर्ड को देख के भी खड़े रहें? जी बिल्कुल खड़े रहें, और लेपर्ड की आई कांटेक्ट नहीं करना आपने। अच्छा। अगर आप उसको देखेंगे ना तो वो समझेगा आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या उसके सामने सर झुका लें, आंखें झुका लें, कि उसको लगे कि नहीं भाई हमने सरेंडर कर दिया है तो हमें नहीं खाना या हम पर अटैक नहीं करना, ये करें? मतलब ये बता देना किसी के साथ सरेंडर वाली बात बिल्कुल भी नहीं करनी, वो लाजमी हमला करेगा। आपने यूं कर लेने हाथ, ओके, या यूं कर लेने। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है, एक तो आप उससे डरे नहीं है, दूसरे आप उससे बड़े हैं, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, चीखना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई पत्थर उसको नहीं मारना और भागना नहीं है। आप आराम से खड़े रहें, आई कांटेक्ट ना करें, नीचे देख लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह 2 से 3 सेकंड में चला जाएगा। अच्छा, वीडियो बनाने अगर आप शुरू कर दें तो क्या फिर वो डिफेंसिव वो आपकी आखिरी वीडियो भी हो सकती है? अच्छा, एक और चीज़, अगर आप मोबाइल निकाल लें तो मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें। टॉर्च ऑन करके ना आप यूं करें, उस टॉर्च से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेपर्ड है और वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। अच्छा, क्रूगर नेशनल, आपने मंसूर भाई ये नहीं बताया क्या कुछ होना चाहिए ट्रेल पे जाते हुए, हमारे साथ क्या कुछ सामान होना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे हमारी स्टोन की हाइकिंग है। अब जैसे लोग, मेरा गेटअप है, आप हमारे पास शूज़ अच्छे होने चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए, कैप हो, ग्लासेस हो, बैकपैक हो, अम्ब्रेला हो, और शूज़ मतलब आपके कंफर्टेबल भी हो ना? कंफर्टेबल। हाइकिंग के ना अलग से शूज़ मिलते हैं, लोग आम शूज़ पहन के आते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते। जो हाइकिंग के शूज़ होते हैं उसका सोल ज़रा मोटा होता है। अब जैसे मेरे यहाँ ये स्टील टो वाले हैं, ये मैंने स्पेशल मंगवाए हुए थे हाइकिंग के लिए, वाटर प्रूफ भी हैं। तो इस तरह के शूज़ लें। इसके अलावा कंफर्टेबल ड्रेस पहने, चाहे आप शलवार कमीज, स्नैक्स भी हो खाने पीने के लिए, कुछ पानी की बोतल, बैग पैक तो बता रहे हैं ना साथ? बिल्कुल, बैग पैक सब कुछ हो, बिल्कुल रखें। देखिए प्लास्टिक ले जाना हम बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैन। जो भी इस्तेमाल करें वापस अपने वापस लेके आए। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग ना डिस्पोजेबल बोतल ले आते हैं, ठीक है, जब डिस्पोजेबल बोतल खाली हो जाती है, भारी हो जाती है, क्यों? लोग इधर उधर देख के फेंक देते। तो मैं, एक ना कपल आया, वो लाहौर से आए थे। अच्छा। तो ना इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो जो उसकी हमारी भाभी थी उसने ना रीयूजेबल अच्छी बोतल पकड़ी हुई थी किसी ब्रांड की, और उनके हस्बैंड ने एक डिस्पोजेबल पकड़ी हुई थी मिनरल वाटर की। तो वो आए, मैंने कहा सर आप भी देखें ना, मैंने उनकी बेगम की लेके उसको दी,
मैंने कहा सर आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने की बेगम कहती यार बाकी तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तू मेरा खर्चा कराएगा। तो मैंने कहा अगले दिन वो आया, कहता यार मैं ले ली ये बोतल। हाँ नहीं अच्छा है, डिस्पोजेबल होगी तो आप फेंक देंगे। मंसूर, जब ट्रेल पर आप जाते हैं तो आपके पास एक हाइकिंग स्टिक भी होती है जो कि आप साथ रखते हैं, उसका क्या पर्पज़ होता है और क्या लाजमी आपके पास होनी चाहिए? देखिए स्टिक अक्सर लोग ये होता है कि वो मदद करती है, जब आप स्टीप पे जा रहे हो ना तो स्टिक के जरिए आप उतरने में भी मदद ले सकते हैं, चढ़ते भी मदद ले सकते हैं। बाकी कुछ लोग शौकिया भी रखते कुछ हैं, जानवर से बचाव के भी अंदर भी मदद दे सकती है जी उससे भी मदद दे सकती है। असल में बेसिकली जब उतरते हैं ना हाइकिंग से, जब स्टीप से आप मतलब 70-80 का एंगल है, जब आप उतरते हैं उतरना ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपका जोर पंजे पे पड़ता है। आपने ये एहतियात करनी है जब आप पैर नीचे रखें तो आप नरम ज़मीन पे ना रखें, पत्थर पड़े होते हैं उन पे मजबूत पत्थर के ऊपर आपने पैर रख के अपना वजन डालें, पहले देख के महसूस करें उसके बाद करें। अक्सर जो लोग गिर जाते हैं इसमें भी पैर रख देते हैं चिकनी मिट्टी के ऊपर या पत्थरों के ऊपर तो गिर जाते हैं। और एक चीज़ और है, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। नेशनल पार्क में जब अंधेरे में आप जाएंगे तो फिर जानवरों की बारी है ना, वहाँ पे लेपर्ड भी है, वाइल्ड बोर भी है, गोल्डन। टाइमिंग कौन सी सूटेबल है जिसके अंदर आपको इन ट्रेल्स पर जाना चाहिए और किन औकात में नहीं जाना है? सबसे अच्छा टाइम है सुबह फजर के बाद। फजर के बाद। उसमें आप जाएंगे ना आपको परिंदों की ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी, आपकी ताजगी का एहसास होगा, टेंशन परेशानियां मुसीबतें सब आपके जहन से निकल जाएंगी। अल्लाह आपको आइडियाज़ देगा। अगर कोई टेंशन परेशानी है ना उससे बचने के आपको तरह तरह के आइडियाज़ होंगे। मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस में मुझे ना डॉक्टर साहबा की कॉल आई, लाहौर की थी, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा जी पूरी दुनिया के डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेरा उनमें क्या काम? कहती है आपका ही तो काम है आप। फिर मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो डॉक्टर जफ़र भी उधर आए हुए थे, उनके जो थे हेड थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ना एनवायरमेंटल सूफ़ी का नाम किताब जबरदस्त कि आप तो एनवायरमेंट की सूफ़ी हो। वो कहते हैं सारी कॉन्फ्रेंस एक तरफ, अवेयरनेस में इनकी जो गपशप है ना वो एक तरफ। देखें पूरी दुनिया क्या कह रही है कि आप अपना तर्ज ज़िंदगी चेंज करें, हाइकिंग करें, एक्सरसाइज करें, नेचर के करीब रहें और दवाइयाँ अपनी कम करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दवाई 3 महीने खानी है, अगर आप नेचर में जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे तो 3 के बजाय आप 1.5 महीने में भी ठीक हो सकते हैं। जबरदस्त। अब पूरी दुनिया ये कह रही है। बिल्कुल। अच्छा जाते जाते कोई दिलचस्प वाकया हमारे नाज़रीन के साथ, कोई ऐसा कोई लेपर्ड सामने आ गया हो या कोई यादगार इंसिडेंट जो कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें ट्रेल के ऊपर? ट्रेल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि मेरा तो यही है कचरे से मुतल्लिक़। तो मैं एक दफ़ा ना वो कचरा उठा रहा था। अच्छा। तो एक फैमिली ऊपर से गुजरी, कहती है कि देखो बड़ा बेचारा बन ठन के आया है तो कचरे वाला ही। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मनाता। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर, हालांकि उनके करने का काम है जो आप कर रहे हैं। मैंने जाके जो उनका लड़का था उसके गले मिल गया। मैंने कहा यार तुम कितने स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे जैसे लोग हमारे साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? देखो मैं बोतल उठा के लाए, उसका ढकना गायब है, किसी जानवर ने खा लिया, मर गया। एक चीज़ और, हमें वाइल्ड लाइफ के भी पूरे हकूक़ हैं, उनकी भी प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। इंसानों को अपने बच्चों के मरने का दुख नहीं होता, जानवरों को भी अपने बच्चों के मरने का, अपने मस्कन के तबाह होने का अफसोस होता है। तो प्लीज़ वाइल्ड लाइफ की केयर करें, उसको देखें, एंजॉय करें, उसका घर तबाह ना करें, वहाँ पे कचरा ना फेंकें, वहाँ पे स्मोकिंग ना करें, उससे आग लग जाती है। तो वाक़यात से तो भरी पड़ी है, लेकिन ये वाक़या मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे एक तरह से मजाक बनाया, लेकिन मैंने उसको लाइटली मूड में लेके, अब वो मेरे दोस्त है। इसीलिए आप कामयाब हैं मंसूर, क्योंकि आपने लोगों की मजाक का, बातों का बुरा नहीं मनाया, बल्कि आप डटे रहे हैं और आप लाहौर आए हैं। हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। लाहौर को एंजॉय कीजिए, यहाँ की खूबसूरती को देखिए और जाके फिर इसके भी किस्से बताइएगा अपने देखने वालों को जो आपके साथ मिल के ट्रेल्स पर ट्रैवल करते हैं, उनको बताइएगा कि लाहौर कितना खूबसूरत और कितना साफ़ सुथरा है। बहुत शुक्रिया। मंसूर शेरवानी हमारे साथ मौजूद थे, अवेयरनेस मैन, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं हम सबको ज़ाती हैसियत में ये जिम्मेदारियाँ उठानी होगी। अपने इर्द गिर्द अपने इलाकों को खूबसूरत बनाइए, साफ़ सुथरा रखिए और नेचर के करीब हो जाइए। आपकी सारी टेंशन परेशानियाँ और तमाम तकालीफ दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं बरतानी फोटोग्राफर की मार्क मिथ कोहेन है, जिन्होंने रवांडा के पहाड़ों में 4 दिन की तलाश के बाद एक खेलते कूदते नौजवान गोरीले की एक ऐसी तस्वीर ली है। इस साल के निकॉन कॉमेडी वाइल्ड लाइफ अवार्ड का इसे बेहतरीन अवार्ड भी दिया गया है। इतनी ज़बरदस्त तस्वीर जो कि आप इस वक्त मुलाहिजा भी कर रहे हैं। जी हाँ, मुकाबले के लिए 109 ममालिक इस के अंदर शामिल थे। 109 ममालिक की 1000 से ज़ायद तस्वीर मौसूल हुई थी, जिनमें से मुख्तलिफ इक़साम के फ़ातिहीन का ऐलान लंदन में किया गया है। नौजवान और जूनियर कैटेगरीज में भी अमरीकी और जर्मन फोटोग्राफर्स ने अवार्ड हासिल किए हैं। तो जनाब जो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, कहीं पर क्लाइंब कर रहे हैं छोटे छोटे मंकीज़
फिशरीज, कहीं पर आप टर्टल्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से मेंढक देख रहे हैं। मतलब इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई हैं और अल्लाह ताला की तख्लीक को देखते हुए सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहते हैं। और जिन्होंने इनको कैप्चर किया है और उनके खूबसूरत हंसो मज़ाक के जो मोमेंट थे उनको कैप्चर किया है, यकीनन बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। जब वो स्माइल कर रहे हो उसको कैप्चर कर लेना, जब वो शरारतें कर रहे हो उनको कैप्चर कर लेना, यकीनन बहुत ही मुश्किल अमल रहा होगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ही पिक्चर्स थी जिसमें से एक ने अवार्ड हासिल कर लिया है। नाज़रीन, डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद फैसलाबाद में किराए कम नहीं हो सके हैं। अंदरून शहर दीगर शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट हैं उनमें पुराना किराया वसूल किया जा रहा है, जिस पर मुसाफिर शिकवा करना है। और वो कहते हैं कि किरायों में कमी की जाए। जब कीमत बढ़ाई जाती है, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना बढ़ाई जाए, साथ ही ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए बढ़ा देते हैं। वो 10 और 20 रुपए का इजाफा होता है। लेकिन जब कीमतें कम की गई हैं, 14 रुपए की कमी की गई है, तो हम देख रहे हैं कि अभी तक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों में कमी नहीं की। और मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्टर्स के लिए इस वक्त यही जुमला ही कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा और वो गवर्नमेंट जो लागू करवाती है अपनी ताकत की बिना पे उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर्स तो हैं अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। हम आप जिस तरह अभी बात भी कर रहे थे शाल कि कोई ईद हो, कोई त्यौहार हो तो ब्लैक में टिकट्स फ़रोख्त की जाती हैं। और अगर 2-4 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए, डीजल की कीमत में इजाफा हो जाए, तब भी किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया जाता है। जब एक बड़ी रकम 14 रुपये फ़ी लीटर डीजल में कमी की गई है तो खुद ही एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए था। लेकिन वो तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है शाल। लेकिन अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को उस पर इन्फोर्समेंट करवानी चाहिए और अपनी इन्फोर्समेंट के ज़रिए आवाम को और मुसाफिरों को रिलीफ दिलवाना चाहिए। और जब हमने कुछ दिनों पहले देखा कि हुकूमत ने जुर्माने किए, हुकूमत ने चालान्स किए, तो ये बिलबिला उठे और फिर इन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। ट्रांसपोर्टर्स ने वो जुर्माने देने से इनकार किया और जो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी उनसे इनकार किया। लेकिन कीमतें क्यों नहीं कम की जा रही, इस वक्त किरायों में क्यों नहीं कमी आ रही है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे। हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह हैं कसूर से, शिराज हसबाद से। सबसे पहले शिराज हसन से जान लेते हैं जो कि फैसलाबाद में मौजूद हैं। शिराज हसन, आप बताइएगा कीमतों में कुछ कमी की गई या बिल्कुल कमी नहीं की गई है, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर कि इतनी कीमत अगर डीजल की कम की गई है तो फिर जो किरायों की कीमतें हैं वो क्यों नहीं कम की जा रही? तो विशाल, मैं थोड़ी सी फैसलाबाद की अगर आपको सूरत बताऊँ तो फैसलाबाद में डीजल की कीमतें कम होने के बाद किरायों में कमी हमें नज़र नहीं आ रही। मैं इस वक्त फैसलाबाद में जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और इधर जो किराए हैं वो ट्रांसपोर्टर की जानब से वही वसूल किए जा रहे हैं जो पहले से चल रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं? जी सर, मैं जंग से आया हूँ और इधर फैसलाबाद में आया हूँ, फिर आगे लाहौर जाना। अच्छा, ये बताएं कि डीजल की कीमतें कम हुई हैं लेकिन आपसे किराया कितना वसूल किया गया, क्या किराया कम वसूल किया गया है? जी, सेम वही किराया है। मतलब कि जिस तरह के बिल्कुल एक मिसाल के तौर पे आप यूँ कर लें कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो किराया फ़ौरन ही ये बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ये किराया बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी जो डाउन हुई है, मतलब 14-15 रुपये 20 रुपये तक डाउन हुई है, तो वो हुकूमत का रिलीफ है, तो वो आवाम तक पहुंचना चाहिए ना, वो हमें नहीं मिला, बल्कि वही सेम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें अपडेट कर रहे थे शिराज हसन फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड पर। और लोग ये कह रहे हैं, मुसाफिर ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कमी किरायों में नहीं की गई है। रुख कर लेते हैं कसूर का, और वहाँ पर भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल और डीजल की कीमत में एक बड़ी कमी की गई है। 14 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कीमतें जूं की तूं हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ समीउल्लाह मौजूद हैं कसूर के अंदर। समीउल्लाह, आप बताइएगा, जो शहरी हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नज़र आते हैं, लेकिन जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? कब तक कीमतों में जो किराए की रकम है उसमें कुछ कमी वाज़ेह नज़र आएगी? शाल और जुनैद, अगर बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की तो 14 रुपए का डीजल की कीमत पे जो है वो बड़ा रिलीफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अवाम को दिया गया है। लेकिन अगर इसके असरात की बात की जाए तो इसके असरात महंगाई पे जो है वो जिस तरह कम होने चाहिए थे उस तरह होते हुए जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। शहरियों से जब मेरी बात हुई तो शहरियों का जो है इसके मतलब यही कहना था हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो फिल फॉर एक्शन ले और पेट्रोल की कीमतें जैसे कि डीजल की कीमतें कम हुई हैं, किरायों के मद में भी जो है वो कमी होनी चाहिए। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे भी मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है।
क्या कहेंगे डीजल की कीमतों में जो है वो 14 रुपए का बड़ी जो है वो कमी हुकूमत की तरफ से कर दी गई है? यार अगर हम लोग देखें महंगाई अभी भी है। अगर आप देखें पेट्रोल बहुत, अभी पेट्रोल हो गया या कोई और, या डीजल हो गया, डीजल तो सस्ता हो गया है लेकिन ये रिलीफ लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा है। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अभी भी वही किराया है, वही सिस्टम अभी भी वही चल रहा है। तो लोगों को ये वज़ीर आला को चाहिए कि इस लोगों पे जोर देवे कि भाई ये जो डीजल सस्ता हो गया ना तो किराया भी सस्ता होना चाहिए। किराया वही है, रिलीफ बिल्कुल नहीं मिला है। आप देखो मुंजी हो गया, ये जमींदार हो गया, जमींदार अभी भी रो रहा है, वो उसका काम है डीजल के साथ, लेकिन वो डीजल उसी तरह फिर भी नहीं मिल रहा है। वो सेटअप उसी तरह, जब पंपों पे चला जाए वो कह रहा है डीजल है नहीं हमारे साथ। अरे एक तो दे देंगे लेकिन दूसरा नहीं देंगे, दूसरा नहीं देंगे, तीसरा नहीं देंगे, इस तरह तो ये होता रहेगा। लेकिन मेन चीज है कि गवर्नमेंट इस पे जोर देवे, फोकस देवे इस चीज पर, लेकिन इधर फोकस नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपने शहरी की इस वक्त जो है वो बात सुनी, वो इस वक्त वजीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो इस वक्त मुतालबा करते भी दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो इस ट्रांसपोर्ट्स पे भी रखना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी होगी तो अल्टीमेटली जो है वो सब्जियों और दालों और दूसरी जो अजनास हैं उनमें जो है वो कमी होगी, फिर जाके जो है वो गरीब आवाम को जो है वो इस 14 रुपए की बड़ी कमी का जो है। हमारे साथ मौजूद थे समीउल्लाह और शराज हसन। और ये सिर्फ दो शहरों का मामला नहीं है, कसूर या फैसलाबाद का नहीं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कीमतें कम होने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टर्स को ख़ुद तो एहसास नहीं आएगा, अगर आना होता तो अब तक आ चुका होता। ये एहसास हुकूमत को, सूबों को दिलवाना होगा और ज़बरदस्ती दिलवाना होगा, क्योंकि इस वक्त जो दुहाइयाँ हैं आवाम की, मुसाफिरों की, वो हमने अब तक पहुँचा दी हैं। बिल्कुल, और अब हुकूमत जब तक लाठी हाथ में नहीं लेती है तब तक शायद समझ में नहीं आती है। हमारी आवाम भी कुछ इतनी ही ढीठ हो चुकी है, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से हमारी इस वक्त दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द किरायों में कमी कीजिए, ताकि जो आम शहरी हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। क्योंकि डीज़ल में कमी के बाद अगर कीमतें कम नहीं की जाएंगी तो फिर जब डीज़ल में कोई 1 या 2 रुपये का इजाफा किया जाता है तो फिर आप तब भी जवाज़ नहीं रखते कि आप कीमतें बढ़ा दें। हम आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं महकमे बल्दियात पंजाब ने जो फ़ैसला किया है उसके हवाले से, कि महकमे बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप लॉन्च कर दी है, जिसके ज़रिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज हो सकेगा। जनाब सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने ई रजिस्ट्रेशन ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। अब शहरी घर बैठे इंदराज कर सकते हैं ई रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू। बिल्कुल, और एक ज़बरदस्त इक़दाम है। इसमें कहा जा रहा है कि शहरियों को घर बैठे इंदराज की ई रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर आ सकेगी, और नादरा डाटा सिस्टम के साथ लिंक होने से खुद ब खुद वहाँ इंदराज भी हो जाएगा। तो आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे नादरा ऑफिस जाके। और उन्हें इसके साथ साथ मजीद ये भी बताया नाज़रीन कि महकमे बल्दियात और नादरा के दरमियान ई रजिस्ट्रेशन का मामला तय पाया था। शादी हो, अमवात या पैदाइश या तलाक का इंदराज करने से दुरुस्त डाटा जमा होगा। बिल्कुल जी, और आपको पता है कि इससे पहले शहरी साल इंतकाल कर जाने के बावजूद उसकी रजिस्ट्रेशन उसके घर वाले नहीं करवा पाते थे, क्योंकि एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था और टाइम निकाल के वहाँ तक जाना और फिर अपने लोगों की जो दुनिया से चले गए उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना बड़ा ही मुश्किल अमर था। और यही वजह थी कि जो सियासतदान थे वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे जुनेद। और इसमें बड़ी मीम्स भी बनी है कि एक जो शौहर है वो जाता है और जाके यूनियन काउंसिल से पूछता है, जहाँ पर इलेक्शन डाले जा रहे होते हैं, वोट कास्ट हो रहा होता है, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि क्या मेरी बेगम ने वोट कास्ट कर दिया, तो वो कहते हैं जी जी, वो नाम बताते हैं और वोट कास्ट हो चुका होता है। लेकिन वो खातून को मरे हुए भी कोई 10 साल गुजर चुके होते हैं, तो बड़ा परेशान होता है कि हर साल आगे वोट कास्ट कर जाती है लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं करती। तो अब इन मसाइल का खात्मा किया जा रहा है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब से हम देख रहे हैं कि पंजाब डिजिटलाइज हो रहा है और बहुत ही अच्छे इकदाम हैं आवाम की आसानी के लिए, उनकी सहूलत के लिए और उनकी आसानियों के लिए। और यकीनी तौर पर पंजाब के लोग हों या पूरे पाकिस्तान के लोग हों, वो ऐसे इकदाम, ऐसे इनिशिएटिव्स डिजर्व करते हैं जिनका हम देख रहे हैं कि आगाज़ किया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा से, जो कि काबिल सिताइश का। बिल्कुल, और जो एक वन विंडो ऑपरेशन की बात होती थी, अब वो प्रैक्टिकली आपको वन विंडो ऑपरेशन होता हुआ नजर आ रहा है। और अब कुछ बात हो जाए ज़िंदगी में समझौतों की। हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी दूसरों को खुश करने या ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए समझौते करते हैं, लेकिन ये समझौते बाज़ औक़ात ज़िंदगी में सुकून और तवाज़ुन लाते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि एक बोझ बन जाते हैं, कुर्बानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ज़्यादातर ये बोझ ख़वातीन पर ज़्यादा ज़ाहिर होता है और उसके उनके औलाद के ऊपर भी असर आता है। बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंसेस फिर अच्छे नहीं होते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, या फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होकर बहुत सारे लोग जान की बाजी हार बैठते हैं। हम जानते हैं, हमारे साथ उमैर जलियांवाला मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। उमैर भाई, आप ही से रहनुमाई चाहेंगे कि आप बताइए क्या समझौता
कर लेना चाहिए, और समझौते की क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आप प्रेशर का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार भी ना हो, और जो खुश उसलूबी से जहाँ पर एक अच्छे रिलेशन बनते हुए हों वहाँ पर समझौता कर लेना चाहिए, या फिर हर जगह पर फिर रिश्ते बचाने के लिए समझौता ही बेहतरीन तरीक़ाकार है रिश्ते को बचाने के लिए? जी, आपका सवाल ज़िंदगी की बड़ी गहराई से ज़िंदगी का असल सवाल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा हूँ वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ हूँ, औरों की मर्ज़ी चला रहा हूँ। और ज़रूर हम औरों की मर्ज़ी कबूल करते हैं, बड़े दिल से कबूल करते हैं, लेकिन उस वक्त ही कबूल करते हैं जब हमारी भी मर्ज़ी चले। तो आपकी बात का जवाब ये है कि समझौते से ज़रूर रिश्ता बच जाता है। समझौते से आपका वक्ती जो गुस्सा होता है, जिस बात पे नाराज़गी होती है, वो टल जाती है। आप किसी एक वर्किंग रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मुसलसल यही तरीका लगाते रहें तो आपकी आवाज़ कहाँ जाएगी, आपके ख्वाब कहाँ जाएंगे, और आप जो अंदाज अपनाना चाहती हैं या चाहते हैं उसको कौन लुक आफ्टर करेगा। अच्छी स्ट्रैटेजी भी है वक्ती तौर पे मसले हल करने के लिए, लेकिन अगर आपकी मुसलसल यही स्ट्रैटेजी है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से खुश नहीं होंगे, और जिस तरफ आपने इशारा किया कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब जिंदगी आपकी अपनी नहीं होती और औरों की मर्जी सिर्फ होती है तो उसको जीने का दिल आपको तो नहीं चाहेगा, और आप जिस चीज के लिए बने हैं वो आवाज आपको छोड़ेगी नहीं। कुदरत का डिजाइन भी है, वो आपके अंदर से निकलती रहती है बार बार। तो आपके दरमियान जो ये फासला है ना, ये फासला जितना बढ़ता है उतना ड्रग है, उतना डिप्रेशन है, और उतना अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचे आना है। भरपूर इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी फैसले, जहाँ पे भी दूसरे शामिल हो, वहां पे कोशिश करें कि विन विन हो, यानी आप भी जीते और सामने वाला भी जीते। और ये मुश्किल होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप इंसानी जो तख्लीकी हमारी सलाहियत है और दूसरों के साथ काम करने का हमारा जज्बा है, अगर हम उसे टेबल पे रखें, वक्त लगाएं, तो हम जरूर ऐसे हल निकाल पाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, किस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाए, प्रायोरिटाइज किया जाए उमर भाई, कि इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए? क्योंकि अल्टीमेटली वो रीज़न कुछ भी हो सकती है, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप वो कॉम्प्रोमाइज़ उस स्पेसिफिक टाइम पे कर रहे हैं, और कौन सी रेड लाइंस हैं जिसके ऊपर समझौता किसी तौर पे किसी भी रिश्ते में नहीं होना चाहिए? एक तो हमें समझ में आती है इज़्ज़त का मामला, ख़वातीन के साथ बहुत से मामलात होते हैं, वो रिलेशन के मामले में किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर आपसे हम रहनुमाई चाहें, किन किन चीज़ों पे, किन किन रिलेशंस में रेड लाइन ये होनी चाहिए ताकि आसानी हो जाए हमें रिश्ते निभाने में भी और अपना किरदार निभाने में भी? रेड लाइन देखें, वायलेंस होती है कि आप वायलेंस, फिजिकल वायलेंस बहुत ज्यादा ख़वातीन बर्दाश्त करती है। उन्हें सिखाया भी जाता है कि कोई बात नहीं, मर्द है, हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो इब्तिदा होती है और आप उसमें मुसलसल इस्तेमाल होती हैं, और जो फिजिकली अब्यूज्ड है या वायलेटेड है तो उसकी बाकी चीज़ें तो फिर आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किल में आ जाती हैं। इब्तिदा तो ये है कि ये तो रेड लाइन है कि इसको तो आप बिल्कुल बर्दाश्त ही ना करें। लेकिन अगर आप और समझ रखती हैं तो जज्बाती तौर पे भी, अपनी इमोशनल भी यही रेड लाइन बनाएं कि कोई शख्स आपको जज्बाती तौर पे मजबूर ना कर सके, वो आपसे कोई ऐसी बात ना करे जिससे आपको तकलीफ हो, आपके खानदान के बारे में, आपके अंदाज के बारे में। आप इंसान हैं, आप इज्जत का हक रखते हैं। इमोशनल भी अपनी जरूर रेड लाइन। फिर मेंटल भी आपकी एक रेड लाइन होती है कि क्या चीजें जिसके फैसले मुझे करने चाहिए। मैंने जाना है, किससे मिलना है, क्या पहनना है, उस पर जरूर शराकतदारी होती है, गाइडेंस होती है, अग्रीमेंट होते हैं। एक तो ये रेड लाइंस जो असल में आपको अगर आसानी में जवाब दूं, वो ये कि आपकी जिंदगी के जो बड़े मकासद हैं और इक़दार हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, और आपके जो अंदाज, इक़दार से मुराद ये कि अगर आप ईमानदारी से करना पसंद करते हैं, इक़दार से मुराद ये कि अगर आप और लोगों को मिला के पसंद करते हैं, जब भी इन पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो आप समझें कि आप अपने आप को कुर्बान कर रहे होते हैं, और वो कभी अच्छा उमर भाई, अगर हम थोड़ा सा आ जाएं दफातर के आजकल के माहौल की बात कर लें, वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर लें, तो बहुत सारी जगहों पर हमें मर्द भी कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। जब बॉस
बहुत ही अब्यूज़ करने वाला हो, बहुत ही अक्खड़ हो, बहुत ही बदतमीज़ हो, तो आपको बहुत सारी बातें बॉस की गालम गलोच बर्दाश्त करनी पड़ जाती है, बैड रवैया बर्दाश्त करना पड़ जाता है। वहीं पर अगर ख़वातीन भी एक वर्किंग रिलेशनशिप में हैं तो बॉसेस की गंदी नज़रें भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, या फिर उनको उनके इस तरह के जुमले भी बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको अगर कंप्रोमाइज़ करने का किसी की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है तो वो तो रेड लाइन है ही है। तो उस पर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए कि आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप बाउंड्रीज अपनी डिसाइड कर सकें, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। जी, इसमें असल चैलेंज जो होता है ना, देखिए बाउंड्री तो क्लियर होती है दिमाग में, तभी बॉदर कर रही होती है ना। आपके दिमाग में एक लाइन बनी हुई है, तभी तो आपको तंग कर रही है कि मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, या ये ऐसी हरकत कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बाउंड्री आपकी एक शऊर में है, जहाँ ना हो, बहुत करीब के रिश्ते हों, जहाँ आपने कभी तसव्वुर ना किया हो, ज़रूर बनाएं। लेकिन असल चैलेंज होता है कि आप ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप दूसरे से इजहार कैसे करेंगे इस बात का कि ये आपकी ज़रूरत है, बगैर उस पर इल्ज़ाम लगाए हुए, बगैर उसको तपाए हुए, नाराज किए हुए। क्योंकि अगर वो बॉस है तो आपको पता है कि उसका फैसला आपके करियर पे इम्पैक्ट कर सकता है। अगर वो खावंद है तो वो आपको बहुत थ्रेटन कर सकता है और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती है। शायद जो मुश्किल करंट हो वो कम हो। तो ये जो एक खौफ होता है, इसलिए जरूरी है कि आपने बात को हमेशा स्ट्रेटेजाइज करके करें, ताकि आप काम अंदाज में करें, जज्बाती ना हो, इल्जाम तराशी ना करें, उसे अपने ऊपर रख के करें कि देखो मेरी ये जरूरत है। उसमें कोई ये बात नहीं कि तुम ऐसे करते हो, सो तुम ऐसे करते हो के बजाय आई लैंग्वेज कि मेरी ये जरूरत है, ताकि दूसरे। देखिए ना, मैं आपको अपनी जरूरत बता रहा हूँ, आप शायद ये कहें क्या ये बकवास जरूरत है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तुम ये तो फिर तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। ये कम्युनिकेशन में बहुत अहम है, और इसमें अल्फाज के साथ साथ लहजा। आप जानती हैं अल्फाज बहुत कम उमैर भाई, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये डिसाइड करती है कि आपके तरफ से अगले को, दूसरे को क्या मैसेज मिल रहा है, कि आप इस बात पर कंप्रोमाइज कर लेंगी, खामोश हो जाएंगी, या फिर आपका एक बड़ा लाउड मैसेज आएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना दूसरे को ये मैसेज देती है, खामोशी से जो मैसेज जाता है? 57% ऐसे जज्बाती रिलेशनशिप्स में और डायलॉग्स में 57% हिस्सा हमारे जिस्म का होता है। यानी कि मैं उस अपने जिस्म से आपको तपा भी सकता हूँ, आपको काम भी कर सकता हूँ, आपका धीमा कर सकता हूँ, आपको खोल सकता हूँ। तो आप जानते हैं कि जिस्म देख के लोग सड़ जाते हैं ना, या जिस्म से बात कर रहे होते हैं और अल्फाज से नहीं कर रहे होते। तो बड़ा आपने अहम सवाल किया। 57% कम्युनिकेशन का जिस्म है, और वो हमारे इख्तियार में बहुत कम होता है ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि आप जानती हैं कि जिस्म झूठ नहीं बोलता, जिस्म सच बोल रहा होता है। तो वो अपना गुस्सा दिखा रहा होता है, अपनी नाराजगी दिखा रहा होता है, और कभी कभी वही होती है जो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो ज़रूर अपने जिस्म पे, और इसके लिए आसान टिप ये है कि अपनी सांस को और अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करें। पैर जमाएं, कमर सीधी करें, तो उससे बहुत हेल्प होती है। आप अपने आप को एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज में डाल रहे हैं, तो आपके ये भी इख्तियार में है। ये जरूरी नहीं कि आपका जिस्म उसी पे चले जो आप फील कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉन्शियसली, जैसे हम अडेप्ट करते हैं सिचुएशंस में, उस लिहाज से आप अपना सकते हैं। इस गुफ्तगू को अच्छा बनाएं और सही वक्त निकालें। ऐसा नहीं कि आप हड्डे के दरमियान ये बात ले आएं, जब मुश्किल वक्त हो रहा है उस वक्त ले आए, ताकि आप इसको कामली रिजॉल्व कर सकें। और थोड़ा सा वक्त इस बात पे भी लगाएं कि आप सामने वाले की सुने और फिर मिल के हल निकालें। आइडियल जो इस तरह के रिश्ते होते हैं, चाहे बॉस के साथ हो, चाहे जो भी करीबी रिश्ते हो, उसमें जब दूसरे के साथ मिल के हल निकलता है तो फिर हाई चांस होता है कि वो इस पे अमल करेंगे। बिल्कुल सही। तो अपनी समझ-बूझ से आपको इन मामलात को टैकल करना चाहिए, और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत डिपेंड करता है कि आप किसी को किस तरह से जवाब दे रहे हैं और बाउंड्री लाइन जो अपनी डिफाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमैर जलियांवाला मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर, और हमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। और
सर्दियों का मौसम है, हर तरफ खांसी है, नज़ला है, गले की खराश है, ये तो सब आम मसले बन चुके हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में ये शिकायत बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर खुश खांसी है, सीने की बलगम है, या नाक का बंद हो जाना है, बुखार है। इस सब से कैसे बचा जाए? इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं उनकी तो चांदी हो चुकी है, लेकिन हमने सोचा है कि आपके लिए जो घरेलू टोटके हैं, आपकी बोझ पर भी, जेब पर भी भारी ना पड़े, और फिर आपके बच्चे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन और जो डॉक्टरी मेडिसिन हैं उनसे भी महफूज रहे, मुज़र असरात से भी बचा जा सके। और वैसे भी इशाल, जो हमने खबर दी 2 रोज़ पहले, इस वक्त सुपर फ्लू का पाकिस्तान को सामना है, तो इसी वजह से हर दूसरा शख्स जो है पाकिस्तानी, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज भी है, बारिशें नहीं हो रही। तो इन सारी चीज़ों का हल क्या है? घर पे किचन में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से, सही इस्तेमाल से हम अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को और तमाम अहले खाना को महफूज रख सकते हैं? इसके लिए बेहतरीन शख्सियत हैं नईमा आपा, जो कि मज़े मज़े के मुफीद टोटके बताती हैं और मसाइल का, बीमारियों का हल भी उनके पास मौजूद होता है। तो नईमा आपा, आपको वेलकम कहते हैं। आपने अपने सामने जो सजा लिया सारा कुछ, तो ये लग रहा है कि सारा कुछ किचन के अंदर मौजूद होता है, सही इस्तेमाल की और सही तनासुब की ज़रूरत है। तो बताइए कि गले के जो खांसी है, ये जो बलगम है, कंजेशन है बच्चों में, बुज़ुर्गों में या हमारे अंदर भी, उसका छुटकारा किस तरह से हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छा हुआ कि सर्दियाँ आ गई। सर्दियाँ आते खांसी एक निशानी है सर्दियों की, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम है ना, आते स्टार्ट होता है, क्योंकि हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पहले भी मैं आप लोगों की शो पे बता के गई थी, मैं फिर बता रही हूँ, अगर एक चीज़, जस्ट सिंगल चीज़ अगर आप लोग यूज़ करना शुरू कर दें ना अक्टूबर के एंड से, तो इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ जो है आप लोग सेफ रहेंगे। वो सिंगल चीज़ कौन सी है? वो है हल्दी, आंबा हल्दी, ठीक है, आंबा हल्दी, आम हल्दी नहीं, आंबा हल्दी। कैमरा कौन सा है मेरा? हाँ जी, आंबा भी बता दीजिएगा, आम हल्दी और आंबा हल्दी। डिफरेंस ये है कि जो आम हल्दी होती है ना, आम हल्दी हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो तासीर उसकी भी अच्छी होती है, गर्म होती है तासीर उसकी भी, लेकिन ये है कि वो कलर ज़्यादा देती है। आंबा हल्दी जो होती है वॉल टर्मेरिक होती है, जंगली हल्दी जिसको हम बोलते हैं, देसी ऑर्गेनिक असली होती, वो भी ऑर्गेनिक है, लेकिन वो उसकी काश्त ज़रा जल्दी होती है, लेकिन असल में ये तासीर इसकी होती है जो हमारे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन को किल करती है। ये अगर आप अक्टूबर के एंड से स्टार्ट कर देते तो कहीं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मैं कहती पाकिस्तान फ्री होता है इससे। अगर सिर्फ एक सिंगल खाने में इस्तेमाल करें, मैं बताती हूँ, अब तरीका मैं बताती हूँ। आप लोगों ने करना ये है, अभी भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। रात को लास्ट डोज जो आप लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, पानी, कोई भी चीज़ लें, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल के आप पीना शुरू कर दें। अदरवाइज गोल्डन मिल्क बना लें, ठीक है। गोल्डन मिल्क बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप लोगों ने करना ये है कि 1 चुटकी हल्दी बस ऊपर डालनी बाद में, लेकिन 1 लौंग ले लें चाहे तो, ठीक है ना, ये लौंग है मेरे पास, 1 लौंग लें, ठीक है, सिर्फ 1 लौंग, 1 कप के लिए मैं बता रही हूँ। और आपने इसमें 1 काली मिर्च डाल के दूध को पकने के लिए रख देना है। सम टाइम इस वक्त अगर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ज़्यादा हो और आपको सांस लेते हुए खुश्की फील हो रही हो, तो उसके अंदर सिर्फ दो आधी चम्मच घी डाल लें, आधी चम्मच से भी कम। वो पक गया आपका देसी घी, हाँ जी, और देसी आपने गुड़ डालना है मीठा करने के लिए। जिस तरह हम डायबिटिक पेशेंट है, हम कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक। और बाद में आपने उसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी डाल देनी। एक्चुअली वो आपका गोल्डन मिल्क बन गया, वो आपकी सेहत का खजाना बन गया। वो ये है कि आपके अंदर जितनी भी कंजक्शन है बच्चों के अंदर, आपके अंदर 1 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग सब ले सकते हैं इसको, तो आपके अंदर जितनी भी कंजक्शन होती है, खांसी होती है, बात करने से पहले आपको खांसी आ रही होती है, तो उससे आपको निजात मिलेगी आहिस्ता आहिस्ता। आपका जो लंग्स है वो बिल्कुल स्वेलिंग से, इरिटेशन से, बलगम से, खांसी, पानी से फ्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ लोग बलगमी तबीयत के होते हैं, जिनको कहा जाता है रेशा उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए तो दूध वैसे ही बड़ा तकलीफ दे साबित होता है। देखो, दूध को आपने हल्दी डाल दी, दूध के अंदर आपने काली मिर्च डाल दी है, उसके अंदर जो, हाँ जी, उसकी बलगमी कैफियत जो थी वो कदरे कम होगी, ठीक है ना। हाँ जी, उसके अंदर आपने लौंग डाल दी है, आपने देसी गुड़ डाल दिया है, दूध को आपने दूध नहीं रहने दिया, दूध को आपने एज ए मेडिसिन लिया है। समझ आ गई ये बात की अब? हाँ, ये इस तरह अगर आप खुद भी इसकी आदत डालें, बच्चों को भी आदत डालें, इसकी बुजुर्गों को भी, क्योंकि देखिए घरों में 2 साल तक के बच्चे होते हैं, फिर 80 साल से बड़े वाले बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे होते हैं। अच्छा, अब अगर कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता तो क्या वो कहवा भी बना सकते हैं इन तमाम चीजों के साथ? स्टार्ट में बोला है ना, ये तो मैंने गोल्डन मिल्क का एक तरीका बताया ना, अगर आप मिल्क ले सकते हैं तो आप उसको गोल्डन मिल्क बनाएं। अदरवाइज ये है कि आप पानी में लें, आप कहवे में लें, आप
चाय में लें, जो भी आप लेते हैं, कॉफ़ी भी ले लें, आपने इंटेक करना, आपने अंदर लेके जानी है। दरअसल ये असल बात ये है। तो आप अगर अक्टूबर के लास्ट वीक से, क्योंकि मैं हर प्लेटफॉर्म पे बता चुकी थी, अक्टूबर के लास्ट वीक से स्टार्ट कर दे, सर्दियों में आप इंशाल्लाह टेंशन फ्री रहेंगे। तो अभी भी कोई वक्त नहीं गया, ठीक है, अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, अभी तो हल्की हल्की सी, देखिए ना, हमने किसी ने कोई कोट जैकेट वगैरह अभी तक नहीं आया लाहौर। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ठंड आ जाए, ठंड तो नहीं आई, बीमारियां पहले आ गई हैं। अच्छा, क्या किया जाए? ये सनलाइट कितनी मुफीद है? क्योंकि उसके डायरेक्टली वो सही टाइम कौन सा है, बच्चों को किस टाइम पे सनलाइट से इंटरेक्ट करवाया जाए, और उससे इन बीमारियों का खात्मा कितना ज़्यादा इफेक्टिवली होता है? देखें, सनलाइट जो है वो पहले सूरज निकलते को सलाम जो होता है ना, वो ऐसे ही ये जो बातें जो मेरे पास जो टोटके होते हैं ना, टोटके जो भी हैं, मैं देखिए टोटकों को प्रमोट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं टोटकों को लेके आई हूँ इधर, इसलिए कि देखिए ये पहली जो बातें, क्योंकि टोटके वो थे जो पहले थे, जब दुनिया स्टार्ट हुई थी ना, तो तब ना तो हमारे कोई हॉस्पिटल थे, ना हमारी कोई यूनिवर्सिटी थी, ना हमारी फार्मेसी थी। उस वक्त टोटके नहीं थे, उस वक्त इंसानी दिमाग था, ठीक है ना। जब इंसान आया था ना, तो साथ में ये चीज़ें पहले कायनात में सजा दी गई थी, हमने क्रिएशन की थी, ठीक है। क्रिएशन एक्चुअली जो टोटके वो क्रिएशन है, ठीक है। क्रिएशन से हमने आगे सारी जो चीज़ें, ये सारा सब कुछ जो है, ये एक्चुअली क्रिएशन है, सब कुछ। तो ये क्रिएशन है कि देखिए, पहले से चढ़ते सूरज को सलाम करें तो उसमें हिकमत है। जब उसकी वो जो रेजेस निकल रही होती है, वो हमारे लिए, हमारे स्टार्ट में जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर उसको खुदा ना खासा पीलिए की शिकायत हो जाती है, तो कहते हैं ना कि इसको पहली शुआएं लगवाएं 15-20 दिन में। हाँ जी, वो एंटीबायोटिक, मैं तो यही कहूंगी ना, फिर एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है। सूरज के अंदर हर चीज़ का इलाज है सूरज की, लेकिन पहली शुआएं जो 15 मिनट वाली जो होती है ना, वो शुआएं, ये नहीं है कि अब आप, हाँ, लेकिन अगर आपके घुटनों में, टखनों में दर्द, आज आजमा के देख लें, सुनने वाले, देखने वाले, आज ज़रा सी आप मालिश करें। मैं एक तेल बताऊंगी अब आप लोगों को, आपने उस तेल की मालिश करें, थोड़ी देर धूप में बैठे, देखिए आपके घुटने कैसे रिपेयर होते हैं, आपकी कमर की दर्द, आपकी टखनों की दर्द, आपकी जॉइंट्स की दर्द, जितनी भी आप लगा, बुजुर्गों की भी, बुजुर्गों की तो खास तौर पे है ना। एक तो आपने वो ऑयल जो आप बता रही हैं, तरीका किस तरह से वो ऑयल पहले बता दें, उसके बाद आपने बहुत कुछ रखा हुआ है जो कि किचन में रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तरीका हमारा आज मैं आप लोगों को जो बताने लगी हूँ, एक हर्बल पोटली बताऊंगी, ठीक है। मैं खास तौर पे उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए आज ये स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ कि जो नई पहली सर्दी है, जिन बच्चों की माएँ जो है नई हैं, पता नहीं है कि क्या करें। देखिए, फिर वही बात आ गई, आपने कहा सूरज किस तरह लगवाना है, कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती पुरानी। कहते हैं ना कि बच्चे को अगर पहली सर्दी से आप बचा लेते हैं ना, तो ये है कि वो सारी सर्दी बचा रहता है। ये वाकई हकीकत है। अगर पहली सर्दी लग गई, बच्चा पहली सर्दी में फंस गया, तो वो सारी सर्दी, जैसे मौसम आता है, वो बच्चा उसी तरीके से फौरन से, और ये आगे तक चलता है ये काम। तो पहली सर्दियाँ, पहले मैं आप लोगों को हर्बल पोटली बताती हूँ कि आपने हर्बल पोटली बनानी है, बना के अगर बच्चे की सीने में जकड़न है, कंजक्शन हो रही है, आपने उससे सिकाई करनी है। अदरवाइज ये आपने सुंघाना है, उसको सुंघाने के बाद दूसरी सूरत में ये करना है कि उसके बिस्तर में रख देनी है। वो पोटली क्या, इतनी आसान चीजें आपकी किचन के अंदर है। मेरा काम सिर्फ ये कि तवज्जो दिलवाती हूँ कि इस साइड पे आ जाओ। ये है हर्बल पोटली की चीजें। इसके अंदर आपकी जाएगी 1 चम्मच अजवाइन भर के, ठीक हो गया। 1 चम्मच जाएगा सूंड पाउडर, क्योंकि हम गीला नहीं ना रख सकते, ठीक है ना। और उसके अंदर जाएगा एक पूरी ये गट्टी जो है, ये है देसी लहसुन, ठीक हो गया। देसी लहसुन है, देसी लहसुन के साथ आपने जो डालना है, ज़्यादा सारा नमक डालना है, और दूसरी सूरत में आपने हल्दी डालनी है। सॉरी, दूसरी सूरत में डालनी ही हल्दी है, ठीक है। हल्दी डालनी है, आपने अजवाइन डालनी है, नमक डालना है, सूंड पाउडर है, और ये इन चीज़ों को करना क्या है कि तवे के अंदर, तवे के ऊपर रख के पहले आपने लहसुन को गर्म करना है। लहसुन क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी वो होती है ना, नमी होती है। लहसुन गर्म हो जाएगा, सारी चीज़ें आपने साथ में डाल देनी है। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है, हल्दी भी डाल दी, और नमक भी ज़्यादा सारा होना चाहिए। इसको आपने तोड़ के, ये देखिए, ये आज मैं ये बैग लेके आई थी, क्योंकि ये तो सब घरों में होते हैं, कोई ये ना कह दे कि हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, ठीक है। ये गरम हो गया। इस गरम को आपने इस तरीके से बांध के, ये देखिए, ये आपकी एक हर्बल पोटली बन गई। इससे करना क्या है, बच्चे के अगर सीने में जकड़न है तो आपने इसकी सीने की सिकाई करनी है। इधर थोड़ा सा करे, अगर बच्चा सो रहा है तो उसको नाक में इनहेल करेगा, और दूसरी सूरत में आप इधर रख दें। सो रहा है तो बच्चा, आप देखेंगे कि आपको कोई मेडिसिन भी नहीं देनी पड़ेगी। नेबुलाइज से बेहतर इसका इफेक्ट, नेबुलाइज से बेहतर। हाँ, नेबुलाइज का भी मैं तरीका बताऊंगी। नेबुलाइज करना है तो आप जब बच्चा सो रहा है तो आप कमरे में केटल जो है उसको ऑन करें, उसके अंदर थोड़ी सी पुदीने के पत्ते डाल दे, थोड़ी अदरक डाल दे, और एक छोटा सा पीस मेंथोल का डाल दे, ठीक है। उससे ये होगा कि बच्चे को एक्चुअली हमने मेडिसिन से बचाना है, कि जो अंदर जाके जिन्होंने इंजेक्शन करना है, एंटीबायोटिक, कुदरती एंटीबायोटिक है ये सारी चीजें, ठीक है। ये हर्बल पोटली है, ये इतने काम की, जो नई माएँ बनने वाली है ना, उनके लिए ये खास तोहफा है, ये हर्बल पोटली का, ठीक हो गया। अगली चीज आती है कि देखिए, आपने
बच्चों के, मैं बच्चों पे ज़्यादा बात करूंगी, बच्चों के सीने पे जकड़न हो गई है, ठीक है, तो करना क्या है, ये तो मैंने बता दिया है, इनहेल करेगा इसको, ठीक है, इसको खाएगा नहीं। एक चीज़ लगाने की भी है, वो जादुई चीज़ कौन सी है, वो है ये पान। अरे पान का पत्ता, ठीक है ना। बच्चे की कितनी सी चेस्ट होती है, इतनी सी होती है ना, इतनी सी होती है, ये ऐसे थोड़ा सा बड़े वाला पान का पत्ता ले लें आप, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है। आपने करना ये है, लेट्स से जिस तरह की ये मेरे पास है कैस्टर ऑयल, ठीक हो गया। कैस्टर ऑयल का आपने इस तरीके से, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपने कैस्टर ऑयल डाला उल्टी साइड पे, उल्टी साइड पे जो इसकी वेन्स वाली साइड, आपने इस तरीके से इसका मसाज किया यूं, ठीक है। पहले हम इसका पहले मसाज कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आपने इसको गर्म किया, गरम करके हल्का सा जब स्किन बर्दाश्त करने के काबिल होगी तो आपने बच्चे की चेस्ट के ऊपर इसको रख के ऊपर से कोई स्किन टाइट शर्ट पहना दी। अच्छा, हाँ जी, रात को बस बच्चे को सुला दें, साथ में हर्बल पोटली रखें। आप देखेंगे जो कंजेक्शन है, जो बलगम जमी हुई है, वो बच्चे को पखाने के रास्ते निकलेगी या वॉमिट के जरिए निकल जाएगी। टोटका और सुन के भी लग रहा है कि ये इफेक्टिव होगा, है ना, इफेक्टिव बहुत। इसके अलावा फिर एक और बात इसी के अंदर से करेंगे हम। इसके अलावा लेट से आप हैं, मैं हूँ, 1 साल से बड़े कोई भी बच्चे हैं, अगर उनको हो जाती है सीने में जकड़न और उनको दमा भी है, ठीक है, ये वाला पान देखें, ठीक है, इस पे ऑयल लग गया, इसको ज़ाया करते हैं हम। अगर आपको सांस की भी तकलीफ है, ठीक है, फिर अगर आपको ठंड लग जाती है तो आप कितनी तकलीफ में हो, ठीक है, उसका इलाज एक चुटकी में क्या है, वो ये पान है, ठीक है। पान का आपने ये वाला पीस इतना सा ले लिया, ठीक हो गया, ये पीस, बल्कि इससे इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, जस्ट इसके अंदर पान, इसके अंदर आपकी पुरानी खांसी का इलाज है, ठीक हो गया। हाँ, ये आपने रख दी, दमा भी है आपको, साथ में आपने डाल लेनी है इसके अंदर ये 2 से 3 है ये न्याज़बो के पत्ते, सही है, और एक आपने डालनी है लौंग, लौंग आपने सॉरी फूल वाली डालनी, ये देखिए ये है लौंग, ठीक हो गया। हाँ जी, मेरे हाथ इतने करीब से ले रहे हो, मेरे हाथ इतने गंदे हुए हैं, मैं काम करके आई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है 1 चुटकी नमक, सिर्फ 1 चुटकी, 1 पिंच, और इसको आपने इस तरीके से लें, ये कूट दिया, जबरदस्त। चलें जी, ये आपकी जो अगर खुदा ना खास्ता आपको दमा है, दमे की तकलीफ है, फिर आपको सीटियों की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आपकी चेस्ट के अंदर से सीटियों की आवाज़ आ रही है, तो उन सीटियों का इलाज बिल्कुल देखिए। अच्छा, इसमें आपने 4 चीज़ें मिलाई, 4 चीज़ें, 1 लौंग डाली है, 2 न्याज़बो के पत्ते डाले हैं, 1 पान का ये जो है और नमक डाली है, और 1 चुटकी नमक डाली, ठीक है। ये ले, ये आपका देखिए महक गया पूरा सेट आपका, है ना, बिल्कुल। ये देखिए ये बन गया, ये आपने मुंह में रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी जो जैसे जैसे रस आपके अंदर जाएगा वैसे वैसे आपका लंग्स जो है वो क्लियर होता जाएगा, आपकी सांस की नाली की इरिटेशन, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर जो आपको गर्द लग रहा है, बलगम जमा है, अच्छा, इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, और आपका जो लंग्स है वो 0 मीटर हो जाएगा। जबरदस्त। आप अच्छा, जो बच्चे होते हैं छोटे, समटाइम उनको नोज के अंदर रहती है, ब्लॉकेज रहती है, और उनके जो गले के अंदर रेशा गिरता रहता है। अब उनको वैसे तो चेस्ट नहीं है, कंजेशन नहीं है, लेकिन जो उनका नोज ब्लॉक हो जाना, साइनस के इशू हो जाते हैं बच्चों को, और फिर उनके गले में हल्का हल्का रेशा गिरता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट रहते हैं और सोते वक्त भी मुंह खोल के फिर सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते। ये आप कितनी उम्र के बच्चों की बात कर रही हैं? अब 5-6 साल, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे। अच्छा, सालों की, मैं महीने की बात करी। अच्छा देखो, महीने वाले जो बच्चे हैं उनका इलाज डिफरेंट है, हर्बल में ही, आयुर्वेद में ही, और जो बड़े बच्चे हैं उनका इलाज डिफरेंट है, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका तो आपने ये है, देखिए मेरे पास तिल का तेल, ठीक है, तिलों का तेल, तिलों का तेल, सफेद तिलों का, हाँ, काले तिल नहीं, काले तिल का तेल है ये, सफेद तिल का नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये काले तिलों का, काले तिल का तेल है ये तिल का तेल जो है ना, आपने हल्का सा गर्म करना है इसको, ठीक है। गर्म करने के बाद उसके ना इनमें तलवों में, इसमें हथेलियों में, तलवों में, और ये जो सर होता है, ये इन्फेंट्स की बात कर रही हैं, इन्फेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, छोटे बच्चों की, ठीक है ना। इधर हल्का सा बस मसाज करना है, ये सॉफ्ट होती है ना जगह, हल्का सा बस यूं माइनर सा यूं मसाज करना है, ठीक हो गया। और इसकी गर्दन पे इधर आहिस्ता आहिस्ता, इन्फेंट बेबीज की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा गर्म कर लें, गर्म करके, नीम गर्म करके ना आपने इधर से हल्का सा छाती के ऊपर मसाज करें। वैसे तो पान से जैसे ये तो वैसे पान से ही दूर हो जाएगा जो मैं आप बता रही हैं प्रॉब्लम, अदरवाइज फिर ये आप मसाज करके बच्चे को सुला दें, ये जो नज़ला गिरता है ना, इससे इसकी निजात मिलेगी। दूसरा ये इधर का एक मसाज है। अब मसाज मेरे पास छोटा बच्चा नहीं कोई, वरना मैं आपको करके दिखाती कि मसाज आपने किस तरीके से करना है। कि आपने ये लेट से ये आपने फिंगर ली, ठीक है, इसके ऊपर आपने लगाया है मक्खन, ठीक है, अच्छा, मक्खन लगाना है, मक्खन के साथ ये, इधर आना बेटा, इसको बुलाओ करके। हाँ, बिल्कुल, जी बच्चे आ जाएं, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, जल्दी आए, बैठे हैं प्लीज। आपने क्या करना है, जिस तरह लेट से ये मक्खन लगा लिया मैंने फिंगर के ऊपर, सही हो गया, ये मक्खन लग गया, ठीक है। मक्खन को आपने
ये आपने बात की है इधर से, इसकी वजह से, है ना। आपने ये वाली इधर भी वेन है और इधर भी वेन है, ये दोनों हाथों पे आपने क्या किया है, एक फिंगर पे और इस पे मक्खन लगा लिया। मक्खन के साथ आपने इसको इस तरीके से, इधर वेन है, ठीक है, उसको प्रेस करना है। अब बच्चे की उम्र चाहे तो आपके बच्चे की उम्र है 6 महीने और चाहे 6 साल, सही है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है, ये प्रेस होगी, इधर आपको फील होगी गिल्टी से, जिस तरह मसाज, उसको आपने इस तरीके से ये मसाज करना, जबरदस्त, ताकि वो ब्लॉकेज खुल जाए। ब्लॉकेज खुले। क्या करना है, इधर से और आपने इधर तक, जहाँ पे हमारी चीक्स की जो बोन है वो एंड हो रही है, आपने ये मसाज करना है। ये बहुत पुराना है और मेरी नानी माँ करती थी, दुनिया का इलाज करती थी इससे, ठीक है। आपने इधर से ये प्रेस किया और ये इधर तक, ये इसकी बोन को आपने प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आप बता रही हैं। और छोटे बच्चों के आपने इधर हल्का सा मसाज, थैलियों में थोड़ा सा मसाज, चेस्ट पे थोड़ा सा मसाज। और इसके अलावा इन बच्चों के लिए जिनको अब आप बता रही, मैं सिरप बताऊंगी एक, वो सिरप क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? जी, ठीक हो गया। अच्छा, नौमौलूद के लिए जो मसाज किया जाता है, तेल की मालिश हो गई, सरसों की घी की सॉरी देसी घी की मालिश हो गई और फिर धूप में लिटा देते हैं, क्या ये ठीक है? बहुत ठीक है, ये सिर्फ ठीक नहीं है, ये आप बच्चों के साथ नेकी कर रहे हैं। अच्छा। उनके आने वाला जो वक्त है ना, जो जवानी, उनकी जवानी में उनको तगड़ा कर रहे हैं, हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन डी डायरेक्ट मिलता है बच्चों को उससे, जो उनके तो जॉइंट्स बन रहे होते हैं ना, उनके जॉइंट्स मजबूत होते हैं। ये मेरी अपनी फैमिली का मैं आपको वाकया सुनाती हूँ। 3 बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, 3 के 3, ठीक है। तीनों में से एक बच्चा किस लिए नहीं माएँ डालती, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोबारा गलती नहीं करनी आप लोगों ने। कहते हैं कि बच्चे का रंग काला हो जाएगा, रंग काला हो जाएगा, लेकिन उसकी सेहत तो अच्छी होगी। तो कलर कॉन्शियस बहुत है, कलर कॉन्शियस बहुत है हम। ये है कि 2 बच्चे उसके ऐसे ही नाजुक नाजुक से हैं, बेटा भी और बेटी भी, और एक बच्चा दरमियान वाला जो बड़ा तकड़ा है, उसको धूप में वो जो आती थी ना, दाया जो आती थी, वो उसको मालिश करके अच्छे तरीके से देसी घी में गंदम जला के, ठीक है, गंदम जला के देसी घी के अंदर पहले होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे पहलवान बने, मोटे तकड़े फरवा, ठीक है ना, अच्छे खूबसूरत हेल्दी, तो उसमें गंदम जलाएं देसी घी के अंदर, और उनको अच्छे तरीके से मालिश करें। मालिश करके उनको धूप में 2-3 घंटे खेलने दें। ऐसे हाथ पांव मार मार के जब खेलेंगे ना, बच्चों के जॉइंट्स मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, और बच्चे आपकी उम्र में तकड़े, कहते हैं ना कि तकड़े जवान बने। अच्छा, ये सही टाइम तो अर्ली मॉर्निंग है, 12 बजे से पहले? नहीं, बच्चों को तो वैसे भी आप दिन में किसी भी टाइम चला दें, नहीं है। नहीं, देखिए वो है, आपने बताया कि आपने अपनी आईसाइट ठीक करनी है, खुदा ना खास्ता आपको पीलिया का मसला है, या आपने हमने ये है कि अपनी स्किन का कोई इलाज करना, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, वो जो 15 मिनट वाला है, ठीक है। लेकिन बच्चों वाला ये अलग टॉपिक है। बच्चों को आपने मालिश करके धूप में जो डालना है, वो 2-3 घंटे वो खेलते रहे धूप में, रंग जरा सी, चमड़ी थोड़ी सी सांवली होगी ना, वो साफ हो जाएगी बड़े होके, बच्चों की हड्डियां तो मजबूत होंगी ना, वो अपना रोल तो मुआशरे में अच्छा प्ले कर सकेंगे ना, इंशाल्लाह। हाँ, अगली बात आप सीरम बता रही थी और मैं सीरम बता रही, अब देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए जिस तरह अब ये है, ये बड़ी है ना, 5-6 साल से बड़ी है, ठीक है ना, माशाल्लाह 12 साल की है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, सिरप एक बनाना है आप लोगों ने। करना क्या है, ये देखिए, ये तकरीबन 50 से 70 ग्राम की एक पीस है गुड़ का, पुराना देसी गुड़। आपने ये गुड़ ले लिया इतना सा, इसके अंदर आपने इससे हाफ पानी ले लिया, ठीक है, ठीक हो गया। गुड़ को आपने क्रश कर लिया, और पानी के अंदर आपने डाल दिया। पानी के अंदर डालने के बाद आपने 1 चुटकी भर के बड़े हाफ टी स्पून लगा लें अजवाइन डालनी है, हाफ टी स्पून आपने अम्बा हल्दी डालनी है, और हाफ टी स्पून, देखिए मैंने वैसे रखी हुई है अदरक, आपने ये अदरक का खुश्क पाउडर है, खुश्क पाउडर ये डालना है। और साथ में अगली जो चीज़ जाएगी वो जाएगी इसके अंदर काली मिर्च। काली मिर्च बहुत बहुत अच्छी है इसके लिए। आपने ये, मैंने किस लिए इस तरह क्रश करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप काली मिर्च को क्रश किया हुआ लेते हैं ना, या क्रश करते हैं उसके मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, रिसर्चर हूँ, तो उसकी ना अफादियत कम हो जाती है। आप जब फ्रेश डालते हैं उसका फायदा और ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो पैक्ड होती है ना कुदरती तौर पे। हाँ, वो पैक्ड, उसका असर ताज़ा कुदरती तौर पे पैक्ड होती है। ले 1 चुटकी आपने उस पानी के अंदर काली मिर्च डाल दी, वो जब हल्का सा शीरा टाइप बन जाएगा ना, बस वो आपने बना के 1 महीने का रख लेना है। वो करना ये है कि बस आप वो सिरप ऐसा है, क्योंकि देखिए जब हम मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, या दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, ऐसे ये वो सिरप बनेगा आपका हर्बल। देखिए ये काली मिर्चें भी आ गई इसके अंदर, ये वो आपका हर्बल सिरप बनेगा कि चाहे तो आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है,
तो इस सिरप को आप हाफ टी स्पून दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं। जब आपको इरिटेशन हो जब भी ले सकते हैं। असल इसका जो टाइम है वो रात का है। सोने से पहले आप लें, इंशाल्लाह जिस तरह अभी इरिटेशन हो रही है ना, ये खत्म हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, अब जाते जाते अब आपसे जानना चाहेंगे, जो बच्चे दांत निकाल रहे हैं, बड़े इरिटेट होते हैं, उनको मोशन भी लग जाते हैं और उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ, तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना इतने छोटे बच्चे को, तो क्या करेंगे आप बताएं? मोशन दांतों की वजह से जो लगते जी, हैं, दांतों की वजह से दांतों में इरिटेशन और सारा बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है। असल में दांत निकलते बच्चे के 4 महीने के बाद, मैक्सिमम 6 महीने के बाद। तो उसके लिए मैं आपको खुराक बता देती हूँ। जो कच्चा नारियल होता है ना, कच्चा नारियल एक तो बच्चे को वैसे दें, वो चबाता रहे। ये नहीं है कि वो नारियल उसे टूटेगा नहीं तो वो उसके मसूड़ों की मसाज होगी, नहीं, ये इसमें अलग हिकमत है। ये नारियल का पानी वो अंदर जाता है, उसके रस जाता है, उसकी वजह से नारियल चबवाइए, इरिटेशन भी खत्म होगी और मोशन भी लगेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपा नईमा ने बहुत सी ज़बरदस्त मुफीद मशवरे दिए हैं। अपने गले की खराश हो, बलगम हो, कोई बीमारी हो, उसका हल आपके सामने।